आप सभी देख पा रहे हो कक्षा 11वीं का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमितीय फलन पार्ट 3 इसको हम कवर करने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि त्रिकोणमिति जो है ना ये आपके गणित विषय का एकदम आधार है, समझ लो। अगर आपने इससे आज दोस्ती कर ली तो आपका पूरा गणित विषय जो है वो सुधर जाएगा। कक्षा 10वीं में भी त्रिकोणमिति पढ़ी है। वहाँ पर चैप्टर का नाम था त्रिकोणमितीय अनुपात और अब नाम हो गया त्रिकोणमितीय फलन। कुछ तो बदला है सर, कुछ तो बदला है। हर एक कॉन्सेप्ट को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और साथ ही साथ उन पर आधारित प्रश्न भी करेंगे जिससे कि वो सभी कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया से क्लियर हो जाए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविरंजन आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा साइंस हिंदी मीडियम क्लास 11-12। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हो कक्षा 11वीं का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमितीय फलन पार्ट 3 इसको हम कवर करने वाले हैं। यानी कि आज के सेशन के अंदर हम एक कंप्लीट वन शॉट करने वाले हैं, यानी कि त्रिकोणमिति को एकदम डिटेल में बिल्कुल बढ़िया तरीके से फिनिश करने वाले हैं। हर एक कॉन्सेप्ट को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और साथ ही साथ उन पर आधारित प्रश्न भी करेंगे जिससे कि वो सभी कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया से क्लियर हो जाए। साथ ही साथ सभी फॉर्मूले डिस्कस करके फॉर्मूलों को भी एकदम याद कर लेने वाले हैं। यानी कि आज का एक सेशन आपकी ज़िंदगी बदल देने वाला है त्रिकोणमिति के हिसाब से। और त्रिकोणमिति कैसे ज़िंदगी बदलेगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि त्रिकोणमिति जो है ना ये आपके गणित विषय का एकदम आधार है, समझ लो। अगर आपने इससे आज दोस्ती कर ली तो आपका पूरा गणित विषय जो है वो सुधर जाएगा, 11वीं का भी और 12वीं का। क्योंकि ये त्रिकोणमिति 11वीं के कई चैप्टर में घुस घुस कर बैठा हुआ है और 12वीं की बात करूँ तो वहाँ पर हर एक चैप्टर में यही त्रिकोणमिति लगने वाली है। यानी कि अगर आपने इससे आज दुश्मनी कर ली और सोचा छोड़ो यार एक ही चैप्टर है, छोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है, तो आपको 12वीं कक्षा में बहुत ज़्यादा तंग करेगा, बहुत ज़्यादा। यानी कि ये एक चैप्टर अपने आप में तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही हर जगह घुस घुस कर बैठा है और हर जगह की कीमत यहीं से बढ़ रही है। तो बिल्कुल नज़र स्क्रीन पर रखिए, एकदम बेहतरीन अंदाज में चीज़ों को हम क्लियर करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे हो, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके चैप्टर के टॉपिक हैं। वो टॉपिक के अंदर सबसे पहले आता है त्रिकोणमिति की भूमिका। यानी भैया त्रिकोणमिति होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे। फिर उसके बाद उसमें जो कोण होता है थीटा, उस कोण के बारे में समझेंगे। फिर डिग्री रेडियन के बीच संबंध क्या होता है, ये क्या होता है, इसको भी जानेंगे। फिर त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, फंक्शन को समझेंगे। और फिर दो कोणों के योग और अंतर, भाई दो कोणों के योग और अंतर के त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं इनके बारे में जानेंगे कि ये किस प्रकार के कॉन्सेप्ट होते हैं और इससे रिलेटेड फॉर्मूलेज कैसे होते हैं, क्वेश्चंस कैसे होते हैं, सब चीज़ जानेंगे। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। नजरें बिल्कुल स्क्रीन पर होनी चाहिए। जैसे कि फर्स्ट हम देखते हैं त्रिकोणमिति की भूमिका। भैया ट्रिग्नोमेट्रिक का इंट्रोडक्शन तो आपने कक्षा 10वीं में भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। वहाँ पर चैप्टर का नाम था त्रिकोणमितीय अनुपात और अब नाम हो गया त्रिकोणमितीय फलन। कुछ तो बदला है सर, कुछ तो बदला है। हाँ जी बेटा, कुछ तो बदला है। तो हम शुरुआत करेंगे एकदम शुरुआत से कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। बिल्कुल नहीं, मैं मान रहा कि आपको सब कुछ पता है 10वीं वाला, नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। हम चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलेंगे जिससे कि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना रहे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा त्रिकोणमिति का यूज़ कहाँ होता है। तो बेटा इसका यूज़ जो होता है ये आपका एक समकोण त्रिभुज में होता है। यानी कि समकोण त्रिभुज की बात करता हूँ तो मैंने यहाँ बनाया एक समकोण त्रिभुज। भाई ये समकोण त्रिभुज हो गया, डन। इसके बारे में हमें क्या क्या बातें पता है, इसके बारे में ये बात पता है कि इसके अंदर अगर मैं एक को थीटा यानी कि कोई सा कोण लेता हूँ उसके सापेक्ष देखता हूँ तो भाई इस थीटा के सापेक्ष सामने वाला, इसके जस्ट सामने, इसे कहा जाता है लंब कहा जाता है। क्या भाई, लंब कहा जाता है, यानी कि परपेंडिकुलर कहा जाता है। जो 90 के सामने वाला होता है उसे कर्ण कहा जाता है, यानी कि उसे हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। और जो बचा उसे आधार कहा जाता है नीचे, यानी कि उसे बेस कहा जाता है। ये तीन चीजें होती हैं। ठीक है, सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज के बारे में बताया था पाइथागोरस जी ने। पाइथागोरस जी ने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि भाई समकोण त्रिभुज अगर है तो उसके अंदर जो सबसे बड़ी भुजा जो कि कर्ण है, इसका वर्ग जो होता है वो बाकी की दो भुजाएं यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, भाई लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। भाई ये बात बताई थी पाइथागोरस जी ने, पता है, डन। चलो भाई ये बात तो बताई थी। लेकिन उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक की एंट्री होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या कहता है, ट्रिग्नोमेट्रिक कहता है इन सभी के, इन त्रिभुज के सभी भुजाओं के अनुपात के बारे में। देखो नॉर्मली आपने सुना होगा भाई त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं वो टोटल 6 होते हैं। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो होते हैं वो 6 ही होते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक साइक कॉट, ये 6 ही क्यों होते हैं उसको भी जानेंगे। ठीक है, तो उसको भी जानेंगे। पहले यहाँ पर समझ लीजिए अनुपात, अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात क्यों कहते थे उसे, क्योंकि वो इनकी भुजाओं का अनुपात था। कैसे था, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ इनके भुजाओं का अनुपात लिखता हूँ। तो मैं लिख दूँ भाई भुजाओं में पी बी एच के तौर पर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर से हम देख पा रहे हैं जैसे कि मैंने लिखा पी बाई में बी लिख सकते हैं, भाई पी बटे में बी लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं लिख सकता हूँ, या फिर मैं पी बाई में भी, पी बाई एच लिखा मैंने, फिर मैंने बी बाई एच लिखा, फिर मैंने पी बाई बी लिखा।
भाई आप देख पा रहे हो मैंने p बाई में h किया, b बाई में h किया और p बाई में b किया, यही तीन हो सकते हैं, ठीक है। यही तीन अनुपात हो सकते हैं तीन भुजाओं के अनुसार। आप इन्हीं तीन को पलट कर भी लिख सकते हो। पलट कर आप क्या लिखोगे, तो आप लिख सकते हो h बटे p लिख सकते हो और h बटे में b लिख सकते हो और भाई b बटे में p लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। इन 6 के अलावा इन तीन भुजाओं का उलट पुलट कर जैसे भी कर कर आप नहीं और भी लिख सकते हैं। यही 6 ही तरीके हैं जिससे कि इन तीनों भुजाओं के अनुपात को लिखा जा सकता है। पॉसिबिलिटीज यही 6 की, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते, ठीक है। तो इन्हीं 6 को जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि भाई इनके अनुपात जो लिखे हुए हैं इनको नामांकित कर दिया गया, इसका नाम दे दिया गया। नाम क्या दे दिया गया, तो इसका नाम ये दिया गया कि हम p बटे h को कहेंगे साइन, और थीटा के सापेक्ष चल रहा है तो थीटा के तौर पर। ये b बटे h को लिखेंगे कॉस, इसको लिखेंगे टेन। भाई ये इसको नाम दे दिया गया जिससे कि आपको प्रॉपर ये रेशियो याद रहे कि p बटा b जो होता है वो 10 होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ये कॉसेक थीटा हो चुका है। फिर उसके बाद आपके पास जाएगा सेक थीटा होता है और फिर ये आपके पास कॉट थीटा हो जाता है। कॉसेक सेक कॉट, ये 6 चीज़ आपके सामने आ चुकी है, ये 6 चीज़ आपके सामने आ चुकी है। इतनी बात क्लियर, डन, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ओके ठीक है। अब इसके बाद भाई ये चीज़ जो आपके पास दिया हुआ है इसको हिंदी में लिखा जाए तो आप नॉर्मली लिख सकते हो कि भाई लंब बटे में कर्ण कह सकते हो, ठीक है। आधार बटे में कर्ण कह सकते हो, भाई लंब बटे में आधार कह सकते हो, भाई ऐसा कर सकते थे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये कर्ण बटे में लंब हो जाएगा। यहाँ पर कहीं क्या है, कर्ण बटे में आधार हो जाएगा। और भाई ये कितना है, तो ये आधार बटे में लंब हो जाएगा। भाई ऐसे तरीके से हिंदी में आप याद रख सकते हो और अदरवाइज पी एच के थ्रू याद कर सकते हो। नॉर्मली आप सभी ने कुछ तरीकों से इसको याद किया होगा, आई नो वेरी वेल। भाई हमें बिल्कुल पता है कि आपने कुछ बेहतरीन तरीक़ों से, कुछ इसके जो होते हैं ना एक कविताओं के तरीके से, कुछ वर्ड्स के तरीके से, वर्ड्स के तरीक़ों से आपने इसे याद कर रखा होगा। और वो क्या है, जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं। छोटा सा एग्जांपल ये है कि आपने यहाँ पर समझा हुआ है कि भाई एक छोटा सा बॉक्स यहाँ पर बनाया जाए और इसके अंदर भाई देखो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपने किस तरीके से याद किया है, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पर एक तरीका बता रहा हूँ, देखते हैं किस किस ने इस तरीके से याद किया हुआ है। यहाँ पर आपको याद रखना है क्या भाई, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। भाई ये त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने का ये बेस्ट तरीका है, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, ठीक है। कैसे, तो यहाँ पर आप लिखते हो, ये आपका हो जाएगा साइन थीटा, ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा, ये आपका हो जाएगा टेन थीटा, और ये है कॉसेक, और ये है सेक, और ये है कॉट। देखो आप चेक कर सकते हो, ये जो अनुपात है साइन लंब बटे कर्ण, ये पूरा इतना सारा फॉर्मूला आपको इस छोटी सी टेबल के थ्रू याद हो जाएगा। डन भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो बेटा ध्यान रखना, ये वाला तो मैंने एक तरीका बता दिया है, और अब आपको कमेंट करना है कि आपने किस तरीके से इसको याद किया हुआ था, ठीक है। डन चलो भाई, ये तो एक तरीका हो गया आपके सामने जिससे कि आप 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को एग्जैक्टली याद रख सकते हो। उसके बाद कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो बच्चों वाला चीज़ पढ़ा रहे हो आप। बेटा बच्चों वाले से ही बड़े बनोगे, यहाँ पर कुछ बेसिक बातें पढ़ो, तभी हम इसके लेवल को अप करते करते इतना अप कर देंगे ना जिससे अब आपके बोर्ड में भी नहीं हो सकता, उससे भी ज़्यादा सीयूटी लेवल तक पे चला जाएगा। इस वजह से सीयूटी के अंदर आपका बेसिक 11th के चैप्टर तो आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उस लेवल तक में आपके जो ट्रिग्नोमेट्री के यूजेस होते हैं ना, जो 12वीं कक्षा में, वो सभी कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप समझ जाओगे, ठीक है। यानी एडवांस लेवल तक बिल्कुल जाने वाले हैं। तो उसके लिए क्या चीज़ है, ध्यानपूर्वक समझिए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। कोई बकैती नहीं कि हमें ये आता है नहीं आता। बेटा आता है तो भी देखो, नहीं आता तो भी देखो, क्योंकि ये सही तरीके से आना आपको ज़रूरी है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, डन। चलो भाई, तो यहाँ पर हमारे सामने ये आ गया। इसके अंदर नॉर्मल सी बात, भाई आप देख पा रहे हो साइन का आपका आंसर है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे कर्ण। लेकिन उसी के बाद कौशिक की बात करें तो कर्ण बटे लंब है, कर्ण बटे लंब है। यानी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि साइन का उल्टा कौशिक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट होता है। इन्हीं का उल्टा की बात करें तो कौशिक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक और टेन का कॉट का उल्टा टेन होता है, ठीक है। आप नॉर्मल सी बात कर सकते हो कि साइन थीटा बराबर में 1/कॉसेक थीटा होता है। ये वाली बात आई थिंक आप सभी को पता होगी और मैंने दोबारा बता भी दी है। इस प्रकार से सभी त्रिकोणमिति जो ये आपके सामने आमने सामने लिखे हुए हैं, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। ये तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है जो कि आपने 10वीं कक्षा में पढ़ी थी ना, बिल्कुल पढ़ी थी, ओके। चलो अच्छी बात है, बिल्कुल पढ़ी थी। लेकिन अब हम इससे ऊपर उठने वाले हैं, इससे और ऊपर जाने वाले हैं और जानने वाले हैं आगे के बारे में।
तो जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर आपने जब ये चीज़ें पढ़ी तो इसके अंदर एक ये छोटा सा कोण था। भाई ये बेसिक वाली बात तो हो गई कि इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर एक कोण हुआ करता है। ठीक है, कोण हुआ करता है। कोण की अगर मैं बात करता हूँ तो कोण के अकॉर्डिंग ये कोण क्या है, कैसा है। तो बेटा एक चीज़ का ध्यान रखना कि अब आप थोड़े से बड़े हो गए हो। बड़े होने का मतलब ये है कि इस कोण को लिखने का तरीका आप सीखना पड़ेगा। जैसे कि हम बात करेंगे भाई इस कोण के अंदर ही, आपने देखा हुआ है भाई, आपने देखा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री ऐसे करके पढ़ा था। ठीक है, ये डिग्री के फॉर्म में पढ़ा था। उस अकॉर्डिंग जो कोण को आपको देखना है उसको दो भागों में देखना है, एक डिग्री और रेडियन के बारे में, जिसको हम नेक्स्ट स्टेप में देख पा रहे हैं। डिग्री और रेडियन के बारे में देखेंगे, ध्यान रखना। अब ये डिग्री रेडियन होता क्या है, तो भाई सिंपल सी बात आपको बता दूं कि 180 डिग्री जो आपके पास होता है ये आपका पाई के बराबर होता है। क्या भाई, पाई के बराबर होता है। भाई 180 डिग्री क्या हो रहा है, पाई के बराबर हो गया। यहां पर ये जो आपको 180 दिख रहा है, इससे आप कह सकते हो कि भैया ये तो डिग्री है, वहीं मैं दूसरी बात करता हूं कि अगर आपको ये जो पाई दिख रहा है इससे आप कहोगे कि ये रेडियन में आ रहा है। भाई ये रेडियन में आ रहा है, ठीक है, ये रेडियन में आ रहा है, इतनी बात का ध्यान रखना। ठीक है, डन है भाई, ये होता है। अब इसके अकॉर्डिंग मैं आपको कोण की बात करता हूं, तो कोण में आपने एक चीज तो समझ ली कि भाई 180 डिग्री जो होता है वो आपका, ये आपका पाई के बराबर होता है। नॉर्मली जब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक में कोण पढ़े हैं सबसे ज्यादा यूज कौन से होते हैं सर, 30 डिग्री होता है, 45 होता है, 60 होता है, 90 होता है, इस तरह से याद करे होंगे आपने। उसको लिखने का तरीका देख लीजिए पाई में किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर मैं कहूँ भाई 0 डिग्री है तो उसे 0 ही कहा जाएगा रेडियन में भी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ कि 30 डिग्री तो इसे आप लिख सकते हो पाई बटे में 6 लिख सकते हो। ध्यान रखना, पाई बटे 6, यानी कि पहले आप पढ़ा करते थे साइन 30 की वैल्यू बताइए, अब आपको साइन 30 नहीं मिलेगा देखने को, अब मिलेगा आपको देखने को साइन पाई बाई 6 की वैल्यू बताइए। तो आप उसको कंसिडर करोगे 30 डिग्री के अकॉर्डिंग, यानी 30 डिग्री ही समझकर बात करोगे। ठीक है, यानी अब आपको 30 डिग्री लिखा हुआ दिखेगा, अब आपको ये लिखा हुआ दिखेगा, कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब भी 30 डिग्री होता है, क्योंकि आप पाई को पता है 180 डिग्री होता है, इसको 6 से भाग करोगे तो 30 ही आएगा। ठीक है, वहीं पर 45 डिग्री की बात की जाए तो इसका मतलब होता है पाई बटे में 4 होता है। वहीं पर 60 डिग्री की बात की जाए तो ये आपका पाई बटे में 3 होता है। वहीं पर 90 डिग्री की बात की जाए तो ये पाई बटे में 2 होता है। ठीक है, वहीं पर आप 180 डिग्री की बात करते हो तो ये आपके पास कितना हो जाता है, तो पाई हो जाता है। वहीं पर आप बात करते हो 270 डिग्री की तो ये आपके पास होता है 3 पाई बाई 2 हो जाता है। वही आप बात करते हो 360 डिग्री की तो ये आपका 2 पाई हो जाता है। ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट बता दिए हैं जिसका कि यूज होता रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक में। ठीक है, तो इनका तो भैया बिल्कुल रट लेना, बाकी आप इसे ज्ञात तो कर ही सकते हो कि आपसे 90 डिग्री पूछा जाए तो आपको पता है 180 का आधा होता है तो पाई बटे 2 ही होगा। फिर भी आप इनको तो याद रखो, 30 को पाई बाई 6 कहते हैं, 45 को पाई बाई 4, 60 को पाई बाई 3, 90 को पाई बाई 2, बाकी तो आगे याद हो ही जाएगा। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कुछ कोण के पास कोण आपको दिए हुए हैं जिसके तहत आपको याद रखना है और जिसमें आपको पता है इसको डिग्री कहा जाता है, इसको रेडियन कहा जाता है। आता है भाई डिग्री रेडियन के मध्य संबंध कैसा होता है, तो संबंध ऐसा ही है कि भाई 180 डिग्री जो है वो पाई के बराबर रेडियन के बराबर होता है। अर्थात मैं यहाँ पर इसके फॉर्मूलेज लिख देता हूँ। आपको यहाँ पर दिख रहा है डिग्री, मतलब D4 डिग्री मैंने कर दिया भाई, D4 मैंने डिग्री कर दिया, चलो ठीक है D4 डिग्री कर दिया। और रेडियन के लिए मैंने क्या कर दिया, तो रेडियन के लिए R4 रेडियन कर दिया है। अगर मैं यहाँ पर की बात करता हूँ तो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि डिग्री बटे रेडियन जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो ये 180 बटे में पाई के बराबर होता है। भाई इतनी बात कंफर्म, डिग्री बटे रेडियन, तो डिग्री होता है 180, रेडियन होता है पाई। ओके, अब यहाँ से मैं आपको फॉर्मूला बनाकर दिखाता हूँ जो कि आपको याद रखना है, रटना नहीं, अब समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको साफ ये तो समझ में आ गया होगा डिग्री 180 है, रेडियन पाई है, इससे फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आपसे कहे डिग्री का मान निकालिए, कैसे निकालोगे, तो आपको सीधे इस रेडियन को उठा के इधर भेजना है, यानी कि 180 बटे में पाई और गुणे में आपके पास रेडियन। भाई ये एक फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है जो कि डिग्री का है, भाई जो कि डिग्री का फॉर्मूला है। इतनी बात क्लियर, ठीक है, डन है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ओके, अब अगर आपसे कहा जाए कि सर रेडियन का फॉर्मूला बताइए क्या होगा, तो रेडियन का फॉर्मूला बनाना है, इस आर को निकालना है, तो इसको उधर भेजो, तो ये पाई इधर गुना होगा तो ये आ जाएगा कितना
भाई पाई बटे में 180 और गुणे में डिग्री आ जाएगा। भाई ये आपके सामने आ चुका है रेडियन निकालने का फॉर्मूला। यानी कि क्वेश्चन में आपके पास कभी कभी रेडियन दिया रहेगा और कहेगा डिग्री निकालिए, तो आप क्या करोगे, तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करोगे और डिग्री निकाल दोगे। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको डिग्री दे रखा है, जैसे कि आपको दिया 30 डिग्री, आप वो को कहा गया रेडियन में निकालिए, तो आप डिग्री की जगह पर 30 रखोगे। 30 छिक्का 180 पाई बटे 6 आ जाएगा, तो 30 को आप पाई बटे 6 भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये तो 30 तो बहुत आसान हो गया। आपसे 57 डिग्री भी पूछ सकता है, आपसे 33 डिग्री भी पूछ सकता है। तो इस तरीके से आपके उल्टे फुल्टे नंबर भी पूछे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, डन। चलो, अच्छा, इसमें भी एक और चीज़ ध्यान रखिए, आपको मैं बता दूं कि आपके सामने अगर आपको दिया रहता है 1 डिग्री, इससे कोई छोटी यूनिट होती है क्या, ठीक है, इससे कोई छोटी यूनिट होती है, यानी 1 डिग्री में कुछ होता हो, जैसे कि होता है ना 1 घंटे में 60 मिनट होता है, वैसे 1 डिग्री में कुछ होता हो, तो बेटा 1 डिग्री के अंदर भी आपके पास होता है 60 मिनट होता है। 60 मिनट, मिनट कहा जाता है। सर इसे भी मिनट कहा जाता है? हाँ बेटा, इसे भी मिनट कहा जाता है। और इसके बाद सर सेकंड भी होता है क्या? तो बेटा बिल्कुल, 1 मिनट में आप कह सकते हो तो ये 60 सेकंड होते हैं। भाई 60 सेकंड होते हैं, ध्यान रखना। ये भी आपका कैलकुलेशन है डिग्री के तौर पर ही। जैसे कि आपसे कहा जाए 1.5 डिग्री, ऐसे कह दिया 1.5 डिग्री है, तो 1.5 का मतलब 1 डिग्री कंप्लीट है, और आधा डिग्री, आधा डिग्री को आप 30 मिनट कह सकते हो। इस प्रकार से मिनट में रिड्यूस कर सकते हो, मिनट से कम सेकंड में भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात का भी ध्यान रखना। ओके, डन है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, एकदम ओके है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, बढ़िया सा प्रश्न आता है। इस क्वेश्चन की बात कर रहा है कि भाई 40 डिग्री और 20 मिनट आपको दिया हुआ है, इसको रेडियन माप में बदलिए। क्या बोला है भाई? रेडियन माप में बदलिए। भाई इसको हमें रेडियन में बदलना है। जैसा कि अभी आपने देखा, रेडियन में बदलने का फॉर्मूला होता है पाई बटे 180 गुने में डिग्री होता है, यही होता है। यही चीज़ हम यहाँ पर लगाएंगे, यही चीज़ हम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर समझ लीजिए बिल्कुल, यहाँ पर आपको डिग्री जो दे रखा है वो दे रखा है 40 डिग्री और 20 मिनट दे रखा है, ठीक है। अब मैं इसमें आपको बता दूं कि 40 डिग्री और 20 मिनट, यानी कि 40 तो डिग्री चल रहा है, और मिनट को अगर आप डिग्री में ही लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो, तो प्लस में 20 बटे में 60 आ जाएगा। यानी कि आपको अगर कहा जाए कि भाई 20 मिनट दिया हुआ है, उसको घंटे में चेंज करना है तो 60 से भाग करोगे। वैसे 20 मिनट को अगर डिग्री में चेंज करना है तो 60 से भाग करोगे। आपने भाग कर दिया और आपके पास क्या हो चुका है, 0 से 0, 2 से 1, और ये 3 आ चुका है, और ये 4 3 12, 121 बटे में 3, इतने डिग्री आ चुका है। भाई ये बटे में डिग्री आ चुका है। आपसे कहा हुआ है इसको रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। रेडियन का फॉर्मूला क्या था भाई? रेडियन का फॉर्मूला क्या था? तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, रेडियन का फॉर्मूला है पाई बटे में 180 गुने में डिग्री है, यही है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि भाई पाई बटे में 180 और गुणे में डिग्री है, जो कि 121 बटे में 3 आ रहा है। भाई ये आपके सामने आ रहा है, इतनी बात क्लियर। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, ठीक है भाई। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है वो हम देख लेते हैं। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि भाई रेडियन की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है भाई 121 पाई बटे में 18 दूनी 36, 18 54, 540, ये रेडियन आ चुका है। ध्यान रखना, डिग्री में जैसे ऊपर गोला सा होता है ना, रेडियन में ऐसा कुछ नहीं होता। जस्ट आपको ये आंसर दिया जाएगा। इसमें भी आपको पाई के मान को लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब तक क्वेश्चन में दिया ना रहे कि भैया पाई का मान लिखिए, तो पाई का मान लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको जो पाई दिख रहा है वही पाई यहाँ पर लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई कन्वर्जन नहीं करना। डन, ओके है। चलो, तो इस प्रकार से आप रेडियन में कन्वर्ट कर पा रहे हो। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन आपसे कहा रखा है कि 6 रेडियन दिया हुआ है, इसको डिग्री माप में बदलिए। ओहो, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं, इसके हल पर जब मैं आता हूँ तो हल के अकॉर्डिंग हम देख पा रहे हैं 6 रेडियन को डिग्री माप में बदलना है। क्या भाई? 6 रेडियन को डिग्री माप में बदलना है। तो सिंपल सी कहानी, आपको रेडियन दे रखा है 6 और आपको डिग्री को फाइंड करना है। डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है? तो डिग्री का फॉर्मूला होता है 180 बटे में पाई, और गुणे में कितना होता है? तो गुणे में 6 आपके सामने आ गया है, गुणे में 6 आपके सामने आ चुका है। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, डिग्री का जो मान होता है वो कभी पाई के फॉर्म में तो नहीं होता। डिग्री का मान तो भैया एग्जैक्ट नंबर रहेगा, पर डिग्री का निशान रहेगा, पाई में नहीं रहेगा। तो हम पाई की जगह पर उसकी वैल्यू रख देंगे। क्या? अगर कुछ ना दिया रहे तो आप 22/7 रख दो, 22/7 रख दो। यानी कि आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो, डिग्री का मान जो आपके सामने आ रहा है
180 गुने में 6 बटे में 22 और बटे 7 है वो 7 ऊपर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको अगर मैं काटना चाहूँ तो कुछ कट रहा है तो भी हाँ, 2 से काटा तो 11 आ रहा है, 2 से काटा तो 3 आ रहा है, 18 दूनी 7 या 21 यानी कि 180 गुने में 21 आ रहा है और बटे में 11 आ रहा है। भाई ये आ रहा है, इसको भी गुना कर दें क्या? हाँ जी भाई, गुना कर ही देते हैं। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ 18 कम 18 का 8, हाँ से लेकर 18 दूनी 36 और एक 37। भाई ये इतने डिग्री आ चुका है, इतने डिग्री आ चुका है। लेकिन बेटा इतना डिग्री लिख कर मत छोड़ देना, क्योंकि आपको बताया गया अभी कि डिग्री से भी छोटी यूनिट होती है, मिनट होती है, सेकंड होता है, उसमें आप इसे कन्वर्ट कीजिए। तो आप इसे कन्वर्ट करोगे कैसे? तो आप इसको भाग करोगे। आपने इसे यहाँ पर भाग किया 3780 को 11 से, तो 11 तिया 33 हो रहा है, ठीक है। बचा कितना? तो 4 और 8, 11 चौक 44 हो रहा है, बहुत बढ़िया। बचा 4 और 0 और 11 तिया 33 हो रहा है, यानी बच गया 7। यानी कि आप इसी चीज को लिख सकते हो क्या भाई? इसको लिख सकते हो 343 डिग्री है और साथ में प्लस में 7 बटे में 11 आपको दिख रहा है, ये भी डिग्री में है, लेकिन आप इसे मिनट में चेंज कर सकते हो। तो कैसे करेंगे? तो मिनट में चेंज करने के लिए आप इसको 60 से गुना कर दोगे। 60 से गुना करते ही ये मिनट में बदल चुका है, लेकिन अभी भी प्रॉपर कट नहीं रहा। इसका मतलब मैं यहाँ पर इसे डिग्री को लिख सकता हूँ 343 डिग्री और साथ में आपके पास दिया हुआ है कितना? प्लस में आपको यहाँ पर देखा है 7 6 42 है, 420 बटे में 11, इतने मिनट आपको दिया हुआ है। इस मिनट को भी सेकंड में बदला जा सकता है, तो बदल लेते हैं। मिनट को भी सेकंड में बदला जा सकता है, भाई बदल लेते हैं, क्या दिक्कत है? भाई 420 आपको दिया है तो 420 लिखा, इसको हमने भाग किया है 11 के साथ, तो 11 तिया 33 है और ये आपके पास आ रहा है 9 और 0 आ रहा है। भाई 11 तिया 33, 9 और 0 आ रहा है, ठीक है। फिर आपके पास क्या दिख रहा है? और भाई 11 अट्ठे 88 आ रहा है, तो हमने 8 88 कर दिया, बच गया 2, ठीक है। 2 आपके सामने बच चुका है। और इसके बाद मैं यहाँ पर इसी चीज को लिख सकता हूँ क्या भाई? 343 डिग्री है और साथ में कितने मिनट है? 38 मिनट पूरा आ गया है और साथ में प्लस में आपके पास बचा है 2 बटे 11, 2 बटे 11, ये क्या है? ये आपका सेकंड आ चुका है। सॉरी सेकंड, ये भी मिनट में ही है, इसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत है। हम कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 60 से गुना कर दोगे। 60 से गुना करते कितना आ जाएगा? 120 बटे 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया? ये आपके सामने आ जाएगा 120 बटे में 11 आ जाएगा। अब मैं नॉर्मली इसे काटूं तो 11 को 11 से 121 होता है, 11 को 11 पर काटा जाए तो 121 होता है, नहीं ये लगभग आपका 11 के बराबर आ रहा है, लगभग 11 के बराबर आ रहा है। यानी कि आप इसी के आंसर को आप लिख पाओगे 343 डिग्री आएगा, 38 मिनट आएगा और साथ में 11 जो आपके पास है इसको सेकंड में लिख पा रहे हो, इसको सेकंड में लिख पा रहे हो और वो भी लास्ट में लिख दोगे लगभग, क्योंकि वो एग्जैक्ट नहीं आया था, लगभग आया था। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन में समझ पा रहे होगे कि कैसे आप डिग्री को मिनट में कर रहे हो और मिनट को सेकंड में। ध्यानपूर्वक समझना, हमने जस्ट डिग्री का जो मान यहाँ से 22/7 गुना रख कर निकाला था, तो ये हमारे पास इतना आ गया था, इसको हमने भाग किया, इतने पर कट गया और 7/11 बच गया। 60 से गुना किया तो वो मिनट में आ गया। अब मिनट में आने के बाद 420/11 है, इसको भाग किया तो बचा है 38 और 2/11। इस 2/11 को 60 से गुना किया तो वो सेकंड में बदल गया और वो हमारा 11 ही आ रहा है और ये हमारा आंसर आता है। ठीक है, डन है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ओके हो गई बात। ओके चलो तो इस प्रकार से आप यहाँ पर डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर पा रहे हो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था और ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनता ही बनता है और आपको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं आगे क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर जैसे कि एक प्रश्न आपके पास है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री केंद्र पर कोण और परिधि जो है वो 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। उस वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। अच्छा, एक और चीज़ आपको याद रखनी है, मैं इसके साथ साथ आपको बता दूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, साथ साथ आपके सामने ये बता दिया जाए कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि थीटा इक्वल टू क्या रहेगा भाई, थीटा इक्वल टू में L/R होता है, ये फॉर्मूला याद रखना, थीटा इक्वल टू L/R, ये आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है? इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपके पास एक वृत्त आपके पास है, चलो ठीक है, इसका केंद्र आपके पास है, यहाँ पर से आपने इसको मिलाया और ये आपके पास हो रहा है थीटा हो रहा है, भाई ये थीटा हो रहा है और ये आपके पास R हो रहा है और ये आपके पास L हो रहा है। भाई इस चीज़ का ध्यान रखना, थीटा R है, L है, ये तीन चीज़ आपके सामने आ चुकी है। ओके डन है, कोई दिक्कत नहीं भाई, थीटा है, L है और R है, ये तीन चीज़ आ चुकी हैं।
थीटा इक्वल टू एल बाई आर, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, यानी कि इन तीनों का जो आपस में रिलेशन होता है वो इस प्रकार से होता है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है। ओके, डन है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, एकदम ओके। ठीक है, चलो भाई, अब यहाँ पर जैसे कि मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन में कहा गया है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक और चीज़, इसमें जो थीटा आपके पास होता है ये हमेशा किस में होता है, ये रेडियन में होता है। याद रखना, थीटा हमेशा रेडियन में रहेगा। इसमें इसमें ये नहीं कि आप 30 डिग्री लिख दोगे, नहीं, इसको 30 डिग्री दिया तो इसे पाई बाई 6 लिखोगे। ठीक है, वापिस आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारे पास है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री केंद्र पर कोण बना रहा है। यानी कि इसकी बात करूँ, ये क्वेश्चन आपके पास है जो कि केंद्र पर यहाँ पर, और ये आपका 60 डिग्री का कोण बना रहा है, और साथ ही साथ इसने कहा है चाप की लंबाई जो है वो 37.4 है। ये जो चाप की लंबाई है, ठीक है, इसके कोड की जो आपका जो चाप पूरा बन रहा है, ठीक है, इसकी जो लंबाई आपके पास है ये आपको कितना दिया है, 37.4 है, और इसका त्रिज्या हमें नहीं पता और ये हमें ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। डन भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, एकदम ओके है। ठीक है, ये आर्क ऑफ लेंथ पता है, थीटा पता है, और रेडियस आपको फाइंड करना है। इसके हल की अगर मैं बात करता हूँ तो हल के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ क्या चीज़ भाई, थीटा आपको दे रखा है कितना, 60 डिग्री, तो आपको इसमें नहीं रखना, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या आएगा, तो थीटा आपका आ जाएगा पाई बाई 3 होता है, हमें याद होना चाहिए 60 डिग्री पाई बाई 3 होता है। वैसे भी पता है 180 को 3 से भाग करोगे तो 60 ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अपने समय बचाने के लिए सीधे याद रखना है। इसके बाद आप देख पा रहे हो एल का मान कितना है, तो एल का मान है 37.4 है। आर आपको फाइंड करना है। फॉर्मूला होता है क्या, थीटा इक्वल टू एल बाई में आर होता है, अर्थात यहाँ से फॉर्मूला लिखोगे तो आर इधर आएगा, थीटा इधर आएगा, यानी कि आर इक्वल टू आ जाएगा एल बाई थीटा हो जाएगा। ठीक है, मैं इस आर को जब फाइंड कर रहा हूँ तो ये एल आपके पास है 37.4 है। थीटा की बात की जाए तो ये पाई बाई में 3 है, जो कि 3 ऊपर आ जाएगा। पाई का मान कितना है, तो 22/7 है, तो आप इसे लिख सकते हो 37.4 इंटू में 3 बटे में 22/7, भाई ये आ चुका है। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, डन होगी बात। इसको जब मैं काटता हूं तो ये कट रहा है क्या, ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 22 एकम 22 और 22 पंचे जो होता है 1.5 आ रहा है भाई, ये 1.5 आपके सामने आ रहा है। ठीक है भाई, 1.5 आपके सामने आ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, 22 पच्चे नहीं आएगा, ये 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, हाँ 22 सत्य आएगा। ये 1.7 आ रहा है भाई, ये 1.7 आपके सामने आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ 17×51 होता है, यानी आर का मान कितना आ रहा है, 5.1 इंटू में 7 आ रहा है, यानी कि आप इस आर के मान की बात कर सकते हो, 7 एकम 7, 7 5 35 है, 35.7 आपके सामने इतने सेंटीमीटर आ गया, 35.7 इतने सेंटीमीटर आपके सामने आ चुका है, ये इसकी त्रिज्या आ चुकी है। इतनी बात क्लियर है। मेरे को ये ज़्यादा क्यों लग रहा है भाई, 7×21 37.4 22/7 3 पाई बाई 3, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो भाई ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बिल्कुल ओके है, डन डन है। चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या रहने वाला है, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, ओके, कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, क्या रहेगा भाई, इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, क्या रहेगा। चलो इसको भी हम देख लेते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन की बात करें, इसके हल पर जब मैं आता हूं तो मैं देख पा रहा हूं व्यास आपको दे रखा है कितना, यानी व्यास की अगर मैं बात करता हूं तो व्यास जिसे आप डायमीटर कहते हो ये आपको दे रखा है 40 सेंटीमीटर, लेकिन इसकी त्रिज्या अगर निकाले तो ये 20 सेंटीमीटर आएगा। चलो बहुत बढ़िया। जीवा की बात करी जाए, इसके अकॉर्डिंग एक जीवा जो है 20 सेंटीमीटर लंबी है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर वृत्त बनाता हूं, इसके अंदर एक जीवा जो है वो 20 की है, इसकी जो त्रिज्या आपको दिख रही है ये भी 20 की है, ये भी त्रिज्या 20 की होगी, जैसे कि हमने देखा 20 की आ रखी है, यानी कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जीवा जो है ये भी आपका 20 सेंटीमीटर है। चलो बहुत बढ़िया। तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई बतानी है, यानी कि इस चाप की आपको लंबाई बतानी है कितनी रहेगी। भाई ये जो चाप आपको दिख रहा है
इस चाप की आपको लंबाई बतानी है कितनी होगी, ठीक है, ये लंबाई आपको बतानी है कितनी होगी। डन है भाई, ठीक है। मैं थोड़े अलग कलर से कर देता हूं इसको। यहां पर हम देख पा रहे हैं भाई, ये आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, डन एकदम। चलो, अब इस चाप की आपको लंबाई जब बतानी होगी तो उसके लिए आप यहां पर वही चीज देख पा रहे हो कि सर यहां पर ये ना एल बन रहा है हमारा, और ये आपके पास आर बन रहा है, और ये थीटा अगर आपको पता होता तो निकल जाता बड़े प्यार से। हाँ जी, निकल तो जाता। तो अगर मैं थीटा की बात करूं तो थीटा है कितना, देखो एक तो चीज है कि आप थीटा निकालोगे, लेकिन ऐसे कैसे निकलेगा सर, हमें फॉर्मूला जो पता हुआ है वो पता है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है भाई, ये फॉर्मूला होता है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है। अब इसमें दो दो चीजें ना पता रहे फिर तो गड़बड़ वाली बात है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, इसके अंदर ये ओ बन गया, ये ए बन गया, और ये बी बन गया। यहां पर हम बात करेंगे त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में आप देख पा रहे हो त्रिभुज ओ ए बी के अंदर क्या चीज है भाई, भाई त्रिभुज ओ ए बी के अंदर की बात की है तो यहां पर हम देख पा रहे हैं ये तो एक समबाहु त्रिभुज है भाई, त्रिभुज ए ओ ए बी समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है भाई। आप यहां पर देख पा रहे हो त्रिभुज ओ ए बी जो है वो समबाहु त्रिभुज है, बहुत बढ़िया, जिसमें कि सभी भुजाएं बराबर हैं। इसका मतलब आप यहां पर देख पा रहे हो कि आप लिखोगे अगर कभी कोई भी त्रिभुज समबाहु हो जाए, इसका मतलब यह है उसके सभी कोण समान रहेंगे, सभी कोण समान रहेंगे, अर्थात ये भी आपका 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का, सारे कोण आपके 60 के हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर, ये आपका 60 डिग्री का हो जाएगा। ओके, डन है, ठीक है। यानी कि आप यहां पर देख पा रहे हो कि तब थीटा का मान आपके पास 60 डिग्री हो जाता है, इसका मतलब पाई/3 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर, ठीक है, डन है। चलो, इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, यानी चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो उस कंडीशन में छोटे चाप की लंबाई, हाँ चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई क्या चीज़, चाप की जब लंबाई अगर हम निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला सीधे हमारा जो फॉर्मूला बन रहा था थीटा इक्वल टू में एल बाई आर बन रहा था, यही चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। यानी कि हमें एल चाहिए, एल का फॉर्मूला क्या है, आर थीटा। तो मैं यहाँ से लिखूंगा एल बराबर में आर थीटा, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एल हमें क्या दिख रहा है, एल हमें दिख रहा है आर कितना है तो भाई 20 है, और थीटा कितना है तो ये पाई/3 है। एल कितना है 20 है, और थीटा कितना है पाई/3 है। बहुत बढ़िया, ये बात हो गई है। अब इस कंडीशन से मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि आपका जो आंसर दिख रहा है वो है 20 पाई/3 आ चुका है, जिसमें कि पाई की वैल्यू आप 22/7 ले सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए भाई, 20/3 तो आपके पास है ही, इसकी जगह पर 22/7 भी लिख दोगे पाई की जगह पर, और ये आपके पास जाएगा 22×44, 440/21 आपके सामने आ चुका है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट होता है, जो कि चाप की लंबाई है, इतने सेंटीमीटर में आ गया। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हो। तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं आपके 11वीं कक्षा में, और आपको ये आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए। इतनी बात कंफर्म है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, एकदम ओके है, बिल्कुल डन है। फटाफट बताइए, यस सर, एकदम क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो आपके पास त्रिकोणमिति में घुसने से पहले का ज्ञान है, यानी कि अभी तो हम ट्रिग्नोमेट्री पर बेटा आए भी नहीं हैं, अभी तक कोण कोण में खेल रहे हैं, डिग्री रेडियन नहीं खेल रहे हैं। अब आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक की गहराइयों में। और एक अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि जो आप यहाँ पर त्रिकोणमिति पढ़ोगे ना, इससे ज़्यादा आप कभी नहीं पढ़ोगे। अर्थात 12वीं कक्षा में भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है, वो अलग चीज़ है। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो इतना ही है, यहीं पर आपको डिटेल में पढ़ना है, सही से पढ़ना है, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। और इसी का यूज़ हर जगह है, यानी ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर समझिए किस प्रकार से रहेगा। त्रिकोणमितीय फलन की हम बात करते हैं। त्रिकोणमितीय फलन के अंदर सबसे पहले हम जानेंगे त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्हों के बारे में, फिर त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत और परिसर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात का प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए, बहुत कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चनों के अंदर, लेकिन अभी आप सारी कंफ्यूजन को दूर कर लोगे। तो यहाँ पर हम पहले चिन्ह के बारे में जानेंगे और फिर प्रांत और परिसर के बारे में। चिन्ह मतलब यानी कि कब ये नेगेटिव होता है, कब ये पॉजिटिव होता है, प्रांत क्या है, परिसर क्या है, डोमेन रेंज क्या है, वो जानेंगे। इससे पहले त्रिकोणमितीय फलन, फलन के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, त्रिकोणमितीय फलन जो आपके पास रहने वाला है, फलन क्या होता है। तो जैसे कि आपके पास पहले था त्रिकोणमितीय अनुपात था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था, उस टाइम पे आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ऐसे करा करते थे। लेकिन अब एक फलन के तौर पर आएगा, यानी कि अब आपके पास आएगा y इक्वल टू में साइन x के तौर पर दिखेगा, यानी आप x का मान रखोगे जिससे कि साइन की वैल्यू चेंज होगी और y का मान आंसर आएगा, ठीक है। वैसे ही आपके पास y इक्वल टू कॉस x आ रहा है, y इक्वल टू 10x आ रहा है,
इस प्रकार से आपके पास अलग अलग फलन बनते जा रहे हैं। ठीक है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये 6 फलन आपके सामने रहेंगे। ठीक है, मैं 6 और लिख ही देता हूँ, 3 लिख दिए, 3 बाकी हैं, लिख देते हैं। y इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, तो ये कॉसेक एक्स हो जाएगा, फिर y इक्वल टू में सेक एक्स हो जाएगा, फिर y इक्वल टू में कॉट एक्स हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल डन है। ओके, ठीक है, चलो अब इसके बाद जैसे कि हम देख पा रहे हैं साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट ये सारी चीज़ जब आ चुकी हैं, तो इस कंडीशन में मैं इसके बाद एक एक करके पढ़ने वाला हूँ हर किसी चीज़ को। पहले साइन को, फिर कॉस को, फिर टेन को, फिर कोसेक को, सेक को, कॉट को। इन सभी त्रिकोणमितीय फलन जो हैं, इन सभी त्रिकोणमितीय फलन के पहले हम जानेंगे चिन्हों के बारे में और उसके बाद जानेंगे प्रांत और परिसर के बारे में। ठीक है, डन। ओके, चलो तो समझ लो बिल्कुल ध्यानपूर्वक। यहाँ पर सबसे पहले आता है साइन। मेरे को लगता है ग्राफ देखकर आपको थोड़ा डर लग रहा होगा, तो मैं इस ग्राफ को खुद से बनाता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है भाई, यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं साइन के बारे में। y इक्वल टू में साइन एक्स के बारे में बात करेंगे। साइन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर से हम देख पा रहे हैं साइन का ग्राफ कैसा होता है। तो बेटा साइन के ग्राफ के लिए मैंने एक खींच दी है लाइन, वो भी क्या, कोऑर्डिनेट्स खींचे हुए हैं, जिसके अंदर हम देख पा रहे हैं ये ओरिजिन है, 0 0 है। इसके बाद हम राइट साइड जो चलेंगे, ये आपके पास रहेगा क्या भाई, ये आपके पास 90 डिग्री है, π/2 है, फिर आपके पास पाई 180 डिग्री, फिर 3π/2 है, फिर आपके पास 2π है, और इस अकॉर्डिंग चलता जा रहा है। इधर की बात करें तो ये -π/2 आएगा, -90, -π, -3π/2, फिर -2π, इस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं साइन की। आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है 10वीं कक्षा में, तो बेटा 10वीं कक्षा में पढ़ा है आपने कि साइन 0 0 होता है, पढ़ा है ना, बिल्कुल पढ़ा होगा भाई, साइन 0 0 होता है। और आपने पढ़ा है साइन 90 कितना होता है, सर साइन 90 ये तो 1 होता है, हाँ ये पढ़ा है ना। इसका मतलब आप यहाँ से इतना तो बना पाओगे कि साइन 0 0 साइन 90 1 होता है, यानी आप यहाँ पर 1 पर जा रहे हो और यहाँ पर ये -1 भी आएगा। साइन 0 0 साइन 90 1 होता है, इतना तो बना पाओगे, लेकिन इसके आगे की कहानी आपको नहीं पता। तो इसके आगे की कहानी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपके पास रहेगी, इस प्रकार से नीचे आएगा, इस प्रकार से ऐसे जाएगा, ये आ जाएगा। यानी कि आप देख पा रहे हो साइन 0 0 है, साइन 90 1 होता है, साइन 180 फिर से 0 हो जाता है, और साइन 270 डिग्री यानी कि 3π/2 जो है वो आपका -1 होता है, और साइन आपके पास 2π फिर से 0 हो जाता है। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम डन। ठीक है, चलो इसी प्रकार से आप लेफ्ट साइड अगर आते हो तो लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ रहे हो तो ये आपके पास इधर आएगा, माइनस में आएगा 1, फिर ये आपका फिर से 0, फिर ये +1 और फिर से 0। यानी कि आपको मैं बताऊं कि ये ग्राफ जो है वो इस प्रकार से ही ऐसे ऐसे ऐसे, इसके आगे भी ऐसे घूमता रहता है, 2π के बाद भी आगे चलोगे तो ये भी ऐसे ऐसे ही घूमता रहेगा, हमेशा ही ऐसे ही घूमता रहेगा। अर्थात जैसे कि आप यहाँ पर ग्राफ देख पा रहे हो, ये है ना भाई, π/2 पाई 2π 3π 4π चल रहा है, तो ये आपका ग्राफ ऐसे ऐसे चलता जा रहा है, ये भी ऐसे ऐसे चलता जा रहा है, ये ग्राफ ऐसे ही चलेगा, ये ग्राफ ऐसे ही चलेगा, ध्यान रखना। इतनी बात कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं, डन है एकदम। चलो अब जैसे कि मैं आप सभी को बताऊं कि भाई हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात करेंगे चिन्हों की। चिन्हों का मतलब कब ये पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होता है। पॉजिटिव नेगेटिव की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर मैं आपको बता दूं, पॉजिटिव नेगेटिव की अगर बात की जाए तो मैं इसको पहले उठाता हूं, यहां से थोड़ा सा ऊपर लिखे जाए, ठीक है। यहां पर क्या बात करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव की बात की जाए तो आपने नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स पढ़े हुए हैं। ये कोऑर्डिनेट क्या है भाई, 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये 180 डिग्री है, ये आपका 370 डिग्री है, और ये वापस आपके पास 2π 360 270 डिग्री फिर 360 डिग्री होता है। इसके अंदर आपके क्वाड्रेंट जो होते हैं चतुर्थांश, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, और ये चौथा होता है। ये 4 चतुर्थांश होते हैं। इतनी बात क्लियर भाई, ये पहला चतुर्थांश है 0 से 90 के बीच में, दूसरा 90 से 180 के बीच में, तीसरा यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर है। ये 4 चतुर्थांश आपके होते हैं, यानी कि आपने देखा है भैया इसके अंदर 4 कोने बन रहे हैं, इसलिए इसे 4 चतुर्थांश कहा गया है, 4 क्वाड्रेंट कहा गया है। इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब इसके अंदर एक एक करके हम समझते हैं कि आपका जो ये साइन होता है ये कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव होता है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊँ कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, पहला चतुर्थांश 0 से 90 के बीच में है, यानी पहला चतुर्थांश यहाँ पर है, फिर दूसरा इसके बीच में, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, ये आपके पास चल रहा है, ठीक है। पहले चतुर्थांश की बात करें तो इसके अंदर आंसर कहाँ आ रहा है, सर इस लाइन के ऊपर आंसर आ रहा है। ऊपर का मतलब
पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, यानी पहले चतुर्थांश में तो ये पॉजिटिव रहेगा भाई, पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव रहेगा। सेकंड चतुर्थांश की बात की जाए तो इसके अंदर भी आपका आंसर जो है, यानी जो लाइन दिख रही है वो इस लाइन एक्स अक्ष से ऊपर ही है, यानी कि ये भी पॉजिटिव रहेगा। तीसरे की बात की जाए तो यहाँ पर ये पाई से 3 पाई बाई के से इसके बीच में, इस तीसरे की बात करें तो ये एक्स एक्सिस से नीचे ही लाइन आ रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव आएगा। और चौथे के अंदर भी ये नीचे ही आ रहा है, मतलब कि ये भी आपका एक नेगेटिव ही आएगा। इतनी बात क्लियर है? हाँ जी भाई, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, एकदम ओके हो गई बात, ठीक है। यानी इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि साइन की अगर मैं बात करता हूं तो वो आपका पहले में पॉजिटिव रहता है, दूसरे में भी पॉजिटिव रहता है, तीसरे में नेगेटिव हो जाता है और चौथे में भी नेगेटिव हो जाता है। इतनी बात क्लियर? डन है, ओके। इसी प्रकार से आप जब वापस पीछे से आओगे, पीछे से मतलब इधर जाओगे, तो आप यहाँ देख पा रहे हो पहले नेगेटिव है, फिर नेगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव है। यहाँ पर से देखता हूँ तो देखो ये इतना नेगेटिव नीचे आ रहा है, फिर अगला फिर नेगेटिव नीचे आ रहा है, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, वही तो यहाँ पर है। यहाँ से इधर घूमोगे, उल्टा घूमोगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस आएगा। भाई ग्राफ से मोस्टली चीज़ों का निवारण प्यार से हो जाता है, तो ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए। अगर ग्राफ आपको पता है तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, नहीं पता है तो भैया ये दुख काहे ख़त्म नहीं होता, यही लगेगा। ओके, तो फिलहाल देख रहे हो, ग्राफ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर इस साइन के लिए हमने नेगेटिव और पॉजिटिव को देख लिया। मैं इसके बाद लास्ट में साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सब खत्म करने के बाद आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे कि इसे याद किया जाए। लेकिन ट्रिक जानने से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ट्रिक सिर्फ याद है, कॉन्सेप्ट क्लियर ना रहे तो आपको कोई भी घुमा सकता है, भ्रमित कर सकता है, ठीक है, और फिर आपके इससे क्वेश्चन गलत करवा सकता है। डन। लेकिन मैं नहीं चाहता कि 1% भी आपका क्वेश्चन किसी प्रकार से भी गलत हो जाए। ओके, चलो, तो फिलहाल तो हमने ये साइन को देख लिया और इसके बाद हम आते हैं किस पर, तो प्रांत और परिसर पर आते हैं। यानी कि मैं आता हूं प्रांत पर और परिसर पर, यानी कि मैंने लिख दिया डोमेन, यानी कि कहा जाए हिंदी में प्रांत, और फिर रेंज, और यानी कि लिखोगे परिसर। भाई डोमेन और रेंज है, प्रांत और परिसर है, ये आपके सामने आ गया है। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, एकदम ओके, डन है एकदम, ठीक है। चलो भाई, प्रांत और परिसर आपके सामने आ गया, डोमेन और रेंज आपके सामने आ चुका है। अब मैं बात करूं कि डोमेन क्या होता है, यानी प्रांत क्या होता है। तो प्रांत होता है एक्स का वह मान जिस पर आपका ये फंक्शन आंसर दे रहा है, मतलब अनंत ना आ रहा हो, बस आंसर दे रहा हो, कुछ भी आंसर दे रहा हो लेकिन आंसर देना चाहिए, अनंत नहीं आना चाहिए। तो आप इस ग्राफ की बात कीजिए तो एक्स का मान मतलब इस एक्स की वैल्यू पर रखना है, आंसर मतलब ये वाई के अकॉर्डिंग आंसर दे रहा है। तो ये ग्राफ आप देख पा रहे हो, इस प्रकार से आगे चलता जा रहा है, ये इस प्रकार से आगे चलता जा रहा है और ये इसी प्रकार से घूमता रहेगा घूमता रहेगा। आप चाहे एक्स का कोई भी मान रख लो, ये ऊपर तो 1 तक जाएगा, नीचे -1 तक जाएगा, 1 और -1 ऐसे ही चलता रहेगा, यानी ये यही चल रहा है, यही चलेगा, ठीक है। अब यही चलेगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप एक्स का कोई भी मान रख सकते हो, यानी कि आप इसमें लिख दोगे कि प्रांत जो आपके पास आ रहा है ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स, सभी वास्तविक संख्या, ये आपका रहेगा। इतनी बात क्लियर? डन एकदम, ठीक है। चलो, इसके बाद हम आते हैं परिसर पर। परिसर क्या होगा? परिसर का मतलब होता है कि आप एक्स का मान तो रख रहे हो, लेकिन उससे आंसर क्या आ रहा है, आंसर की रेंज क्या आ रही है, कहाँ से कहाँ तक आंसर आ रहा है, इसलिए हम इसको रेंज कह रहे हैं। तो इस रेंज की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका रेंज जो आ रहा है वो आप देख पा रहे हो कि इसका कम से कम तो -1 आंसर आ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा +1 आ रहा है। क्या भाई? कम से कम -1 है और ज़्यादा से ज़्यादा +1 है। डन, ओके। तो भाई कम से कम -1, ज़्यादा से ज़्यादा +1 है, इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि भैया इसका जो परिसर आ रहा है वो आपका -1 से +1 के बीच में ही लाई करेगा। इस प्रकार से आप इसका प्रांत और परिसर भी जान पा रहे हो। इतनी बात क्लियर? हाँ जी भाई, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, डन होगी बात, बिल्कुल ओके है, ठीक है। चलो, अब इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पर। देखो, हो सकता है ये क्लास लंबी चली जाए लेकिन कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे, हर एक चीज़ डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान रखना, एकदम बेहतरीन तरीके से डिटेल में खत्म होने वाला है। ओके, चलो, यहाँ पर जैसे कि हम बात करते हैं साइन का तो हो गया, साइन के बाद हमारे पास आता है कॉस की। कॉस की बात करते हैं तो कॉस वाले मैं खुद ही बना देता हूँ, तो फिर आप कंफ्यूज रहोगे, सर कैसे हो गया। y इक्वल टू में कॉस एक्स की मैं बात करता हूँ। कॉस एक्स के ग्राफ की अगर बात की जाए तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ
कि भाई मैंने कहा ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है, और इसके अंदर जब हम ग्राफ बनाने लग गए तो बनाने के लिए भाई 0 पर 0 होता है क्या? नहीं। पहले मैं वो लिख लेता हूँ, π/2 लिखा, फिर पाई लिखा, फिर ये 3π/2 लिखा, फिर 2π लिखा, एंड सो ऑन आगे चल रहा है। फिर ऐसे यहाँ पर -π/2 है, -π है, -3π/2 है, -2π है, इस प्रकार से चलता जा रहा है। ऊपर आपने क्या देखा, तो यहाँ पर ये 1 तक जाएगा और ये -1 तक जाएगा। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल डन है, ओके है। चलो, अब इसके बाद जैसे ही मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आपने 10वीं कक्षा में ही पढ़ा था कि cos 0 कितना होता है। आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा था कि cos 0 कितना होता है, तो आपने पढ़ा था सर cos 0 तो 1 होता है। हाँ जी, cos 0 1 होता है, और cos 90 0 होता है, तो ये 90 0 होता है। यहाँ पर से ये इतना पता है, इतनी चीज़ें आपने पढ़ी हुई थी। लेकिन अब आगे चलेंगे, यानी इसके आगे की कहानी जो रहने वाली है वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से घूमेगा और ये इस प्रकार से घूमेगा और सो ऑन चलता रहेगा आगे, सो ऑन आगे चलता जाएगा ऐसे ही। यहाँ पर भी आप इसके ग्राफ को क्या करोगे, यहाँ से घुमाओगे, ये इस प्रकार से ग्राफ चलता जाएगा। इस प्रकार से आपका ये ग्राफ चलता जाएगा। ये है किसका? y = में cos x का ग्राफ है। इतनी बात क्लियर है? एकदम मुद्दा क्लियर हो गया भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? हाँ जी भाई, बिल्कुल क्लियर है, डन रन बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या चीज़ भाई, तो देख पा रहा हूँ कि cos का ग्राफ तो बन गया है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि इसका क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है। जब इसके क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो आपको पता है पहला चतुर्थांश ये है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। ये आपका फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला है और ये फोर्थ वाला है। ठीक है, डन। पहले चतुर्थांश के अंदर ये आंसर कहाँ दे रहा है, तो आप देख पा रहे हो इसकी लाइन जो है वो एक्स अक्ष के ऊपर है पहले में, तो ये पॉजिटिव आंसर देगा। सेकंड के अंदर ये एक्स एक्सिस से नीचे आ रहा है तो नेगेटिव देगा। थर्ड के अंदर ये एक्स एक्सिस से नीचे है मतलब नेगेटिव दे रहा है। चौथे के अंदर ये एक्स अक्ष से ऊपर चला गया मतलब पॉजिटिव हो गया। यानी कि पहले और चौथे में पॉजिटिव है, बाकी दूसरे और तीसरे में नेगेटिव होता है। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं, एकदम ओके है, डन रैंडन बिल्कुल ठीक है। चलो, अब यहाँ पर जैसे कि मैं इसकी बात करता हूँ, डोमेन और रेंज की बात करता हूँ। क्या भाई, डोमेन और रेंज की बात की जाए, भाई मैं यहाँ पर लिख पा रहा हूँ डोमेन यानी कि प्रांत, और रेंज की बात की जाए यानी परिसर। ये हम देख पा रहे हैं, डोमेन और रेंज यानी प्रांत और परिसर की बात करते हैं। फिर से x का वह मान जिस पर कि आपका इसका आंसर आ पाए। तो आप देख पा रहे हो इस ग्राफ का भाई चाल चलन यही है कि ये एक बार ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। ये कहीं पर ऐसा नहीं है कि अनंत चला जाएगा, नहीं, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 जा रहा है, मिनिमम 1 -1 जा रहा है। x का कुछ भी मान रखो ये इतने पर ही लाई कर रहा है। इसका मतलब मैक्सिमम 1 मिनिमम -1 यही चल रहा है, यानी अनंत नहीं आ रहा। अर्थात ये है कि x का हर मान एग्जिस्ट कर रहा है, ऑल रियल नंबर, सभी वास्तविक संख्या पर ये आंसर देगा। कोई ऐसा वास्तविक संख्या नहीं है जिस पर आंसर ना दे, नो, हर पर आंसर देगा। यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ऑल रियल नंबर हो गया। यहीं पर रेंज की अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या है, तो इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो साफ दिख रहा है, -1 से +1 के बीच में ही घूम रहा है, इससे न ज़्यादा ना कम, इसी के बीच में घूमे जा रहे हैं। इसका मतलब इसको भी हम लिखेंगे -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। इतनी बात क्लियर है? डन है, ओके, बिल्कुल ओके हो गई बात। चलो, तो ये भी आपका कॉस का ग्राफ कंफर्म हो चुका है किस प्रकार से बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल बन चुका है। चलो, अब इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा 10 वाला ग्राफ। तो भाई 10 वाले ग्राफ की अगर मैं बात करता हूँ तो y = में 10x लिख देता हूँ मैं, y = में 10x लिख देता हूँ। 10 के ग्राफ की अगर बात की जाए तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, इसको भी समझिए बेटा। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये तो बहुत डिटेल में जा रहे हो, बेटा डिटेल में जाना पड़ेगा। अगर आपको सच में फ्यूचर में मैथ्स का ज़बरदस्त यूज़ करना है, आपको 12वीं कक्षा भी मैथ्स पे पढ़नी है कम से कम, तो भी आपको इतनी डिटेल में जाना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा विद्यार्थी बन पाओगे, अच्छे स्टूडेंट बन पाओगे। और रही बात मैथ्स की या फिर रही बात फिजिक्स की, दोनों ही आपके स्ट्रांग हो जाएंगे, ध्यान रखना। खासकर ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत उपयोगी है। यहाँ पर हम 10 की बात करते हैं तो इसका ग्राफ अगर मैं बनाता हूँ तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा आपके सामने, जिसमें मैं देख पा रहा हूँ
π/2। भाई ये चल रहा है। इधर की बात की जाए -π/2, -π, -3π/2 और -2π। भाई ये आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अपर लिमिट चल रहा है और लोअर चल रहा है, ये चल रहा है। अब इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि अगर आप 10 का ग्राफ बनाना चाहते हो तो कैसा बनेगा। 10 0 0 होता है, 10 90 क्या होता है, तो 10 90 पर ध्यान रखना, ये आपका अनंत पर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? अनंत पर चला जाएगा। यहीं पर हमने ये 10वीं कक्षा में पढ़ा है कि 10 0 0 होता है और 10 90 अनंत हो जाता है, पढ़ा है ना। वैसे इस साइड को की तरफ लेके जाए तो ये भी इस साइड ऐसे ही जाएगा। यहाँ पर ये -π पर भी माइनस अनंत तक चला जाएगा। सेम ये अनंत जो होता है वो प्लस के साथ माइनस पर भी होता है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा और यहाँ से कुछ ऐसे इस तरह से अनंत पर जाएगा। यानी कि आपके पास 90 पर जो अनंत था ना, वो प्लस में भी था और माइनस में भी अनंत था। और यहीं से शुरुआत होती है आगे की, और ये यहाँ से पाई पर 0 हो जाएगा और 3π/2 पर फिर से अनंत हो जाएगा। अगेन ये अनंत जो ऊपर गया है तो नीचे भी अनंत रहेगा, तो यहाँ से ये इस पर जाएगा, ये जाएगा और यहाँ से अनंत चला जाएगा। ठीक है, ये अनंत चल जाएगा, ये माइनस अनंत जाएगा। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर की बात की जाए तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ ये वाले के अकॉर्डिंग ये अनंत ऊपर चला जाएगा और ये अनंत इसका ही नीचे की तरफ चला जाएगा। यहाँ से हम देखें तो ये अनंत ऊपर की तरफ चला जाएगा और ये आगे अनंत नीचे हो जाएगा। भाई इस प्रकार से आपको ये देखने को मिल रहा है। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम डन है, बिल्कुल क्लियर होगी बात। ठीक है, चलो अब इसके बाद जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें। तो इसके अंदर मैं देख पा रहा हूँ कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। चलो ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव को चेक करते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो इसके बीच में 0 से π/2 के बीच में आंसर जो है वो एक्स अक्ष से ऊपर है। आंसर जो है वो एक्स अक्ष से ऊपर की ओर है। इतनी बात क्लियर। जब एक्स अक्ष से ऊपर की ओर आंसर है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पॉजिटिव हुआ, तो ये आप पॉजिटिव देख पा रहे हो। सेकंड में ये एक्स एक्सिस से नीचे आया हुआ है तो नेगेटिव आएगा। थर्ड में एक्स एक्सिस से ऊपर आ रखा है तो पॉजिटिव आएगा, और फोर्थ में ये एक्स एक्सिस से नीचे आ रखा है तो नेगेटिव आएगा। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, डन। ओके, चलो भाई ये मुद्दा भी क्लियर होता है, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की बात करते हैं कि इसका डोमेन और रेंज क्या रहने वाला है। इसका डोमेन रेंज क्या रहने वाला है, यानी प्रांत और परिसर। भाई डोमेन की बात करते हैं यानी कि प्रांत की बात करते हैं, ये क्या रहेगा, और रेंज की बात करते हैं यानी परिसर की बात करते हैं, ये क्या रहेगा। भाई इन दोनों को देख लेते हैं। डोमेन और रेंज की बात करते हैं तो भाई प्रांत की बात करें तो आप इसमें क्या रखते हो, तो एक्स का सभी मान रख सकते हो। भाई मैंने रख दिया एक्स का सभी मान जिस पर इसका आंसर आ सकता है। तो बोलोगे नो सर, इसमें अनंत हमें दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं डोमेन का मतलब होता है एक्स का वह मान जिस पर आंसर आ जाए, अनंत ना आए। तो जब मैंने गौर फरमा कर देखा तो मैं देख पा रहा हूँ कि सर ये तो 90 पर भी अनंत है, 3π/2 पर भी अनंत है, और आगे जाओगे तो 5π/2 पर भी होगा। इधर भाई -π/2 -3π/2 किस किस को लिखा सर? ये तो बहुत सारों पर अनंत हो रहा है, किस किस को लिखा जाए? तो बेटा ध्यान रखना, आपको करना ये है कि आर में से आपको माइनस करना है किसको, तो भाई अनंत वालों को माइनस करना है। अनंत वाले कौन कौन से हैं? 2n + 1 और ये π/2। भाई ये जाएगा 2n + 1 π/2, इसको आपको माइनस करना है। सर इससे कैसे होगा? भाई देखो ध्यान रखना, n का मतलब क्या है, तो n का मतलब है इंटीजर, पूर्णांक है, यानी कि आप इसकी जगह पर 0 भी रख सकते हो। 0 अगर आपने रखा तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा π/2। क्या π/2 पर अनंत है? हाँ है। 0 के बाद आप रखते हो प्लस का 1 रखते हो। अगर आप 1 रखते हो, 2 एकम 2 1 3 3 π/2, क्या उस पर अनंत है? हाँ है। अगर आप यहाँ पर 2 रख देते हो, 2 दूनी 4 1 5, 5/2 पर भी अनंत होगा। अगर आप इसमें -1 रख देते हो तो क्या होगा, तो माइनस रखते हैं, ये -2 + 1 यानी -1, -π/2 उस पर भी अनंत है। हाँ सर उस पर भी अनंत है। यानी कि ये जो इस छोटे से की बात मैं कर रहा हूँ, ये आपको प्रदर्शित कर रहा है कि जितने भी अनंत वाली कंडीशन है उसको हम यहाँ से वास्तविक संख्या में से हटा दे रहे हैं, जिसके बाद भैया वही बचेगा जिस पर अनंत ना आ रहा हो। इस कारण इसका डोमेन जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा। ध्यान रखना, क्या भाई, इस प्रकार से लिखा जाएगा। इतनी बात कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं, डन एकदम ओके है। चलो नेक्स्ट आते हैं रेंज पर यानी कि परिसर पर आते हैं। परिसर क्या रहने वाला है?
तो रेंज की अगर मैं बात करता हूं तो रेंज का मतलब इसका आंसर कहां से कहां तक जा रहा है। तो आप देखते हो इसका आंसर कम से कम माइनस अनंत है और ज्यादा से ज्यादा प्लस अनंत है, यानी कि सब कुछ आ रहा है आंसर, सब कुछ आ रहा है आंसर। यानी कि आप इसको लिख सकते हो क्या भाई, बिलोंग्स टू लिख सकते हो माइनस अनंत से प्लस अनंत, ये लिख सकते हो, यानी माइनस अनंत से प्लस अनंत तक सब कुछ आ रहा है। तो बेटा जब सब कुछ आ जाए तो ऐसे लिखने के बजाय एक साधारण सा सिंपल सा तरीका आप लिखो वास्तविक संख्या, बस क्या भाई, वास्तविक संख्या, इसका मतलब भी सब कुछ होता है। तो आप ये लिखो ना, वो काहे लिखोगे, बड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा था, ये बड़ा इजी सा हो गया है, ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो ये आपका 10x जो कि बिल्कुल क्लियर होता है। इतनी बात क्लियर है। हाँ जी भाई, कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो कि यस सर, एकदम क्लियर होगी बात, बिल्कुल समझ में आ गया है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बिल्कुल ओके है। ठीक है, ये गर्दन में काहे फंस रहा है भाई। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, तो नेक्स्ट आता है भैया, ये तो आपके पास 10 था, 10 का ग्राफ कुछ ऐसा अच्छा सा बना हुआ था, लेकिन वो मैंने अपने हाथ से बनाया तो जैसा बन गया, समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है भाई क्या, कॉसेक आता है। कॉसेक का ग्राफ कैसे बन रहा है, तो कॉसेक के लिए मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा बना बनाया यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, कितना बनवाओगे यार मुझसे, बना बनाया यूज़ कर लो। देखो कॉसेक के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, कॉसेक सर साइन का उल्टा होता है ना, उल्टा बिल्कुल होता है। यानी कि अगर मैं साइन का ग्राफ बनाता हूं तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनता है भाई, यही बनता है साइन का ग्राफ। और साइन का जस्ट उल्टा कॉसेक होता है, यानी कि साइन का जो ये वाला कर्व होता है ना, इसको अगर आप पलट देते हो तो ये उल्टा कर्व बन जाएगा, उल्टा कर्व बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, और यहां पर इस कर्व को अगर पलटते हो, इसको उल्टा पलटोगे तो नीचे की तरफ कर्व बनेगा, तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, इसको पलटोगे तो ऐसा कर्व बनेगा, इधर की ओर पलटोगे तो ऐसा कर्व बनेगा। ठीक है, इधर की ओर पलटोगे, इसको आगे लेके जाते हो, इधर पलटोगे तो ये ऐसा कर्व बनेगा। तो इस प्रकार से कुछ देखने को मिलता है। ओके डन, तो ये कॉसेक का ग्राफ होता है। ओके चलो, इसके अंदर की बात करता हूं, तो क्या इसमें कहीं अनंत अनंत जैसा कुछ दिख रहा है क्या, तो मैं आपको बताऊं कि ये जो ऊपर जा रहा है पता नहीं कहां तक जा रहा है, यानी अनंत ही जा रहा है, ये अनंत जा रहा है। यहां पर नीचे की बात करें तो ये माइनस अनंत जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से ही चल रहा है, ये अनंत अनंत चल रहा है। डन भाई, कोई दिक्कत नहीं है, चलो अच्छी बात है। अब इसके बाद जैसे कि मैं इसको मिटा देता हूं, क्योंकि ये कॉसेक का नहीं है, ये आपका साइन का था, जो मैंने बीच में लिखा था, बीच में आया था वो साइन का था, उसी का उल्टा ही कॉसेक बना है। अब इसके बाद यहां पर अगर मैं बात करता हूं चतुर्थांश की, तो आपको दिख रहा है भाई कौन कौन सा चतुर्थांश है, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला है और ये फोर्थ वाला है। इसमें की बात करी जाए तो आप देख पा रहे हो, ये फर्स्ट वाले के अंदर, इसके अंदर ग्राफ ऊपर बना हुआ है, यानी कि ये पॉजिटिव होगा, फर्स्ट के अंदर पॉजिटिव होगा। सेकंड के अंदर आप देख पा रहे हो ग्राफ जो है वो एक्स अक्ष के ऊपर बना हुआ है, तो ये पॉजिटिव होगा। थर्ड की बात की जाए तो आप देख पा रहे हो ग्राफ जो है वो एक्स अक्ष के नीचे बना हुआ है, तो नेगेटिव होगा। फोर्थ के अंदर भी ग्राफ क्या है, एक्स अक्ष के नीचे बना हुआ है, तो नेगेटिव ही होगा, यानी ये आपके पास फोर्थ हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है डन, ओके। ये क्या चल रहा है आपका, ये आपका चल रहा है y इक्वल टू में कॉसेक एक्स चल रहा है, कॉसेक एक्स चल रहा है। ओके, अब इसके हम डोमेन और रेंज की बात करते हैं। डोमेन और रेंज क्या है, तो इसमें अगर मैं डोमेन लिखता हूं, यानी कि प्रांत लिखता हूं, और रेंज लिखता हूं यानी परिसर, बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, बोलोगे नो नो सर, नो नो सर, यहां पर तो अनंत भी दिख रहा है, दिख रहा है क्या, दिख रहा है भाई, बिल्कुल दिख रहा है, ये अनंत, ये अनंत, अनंत बहुत सारे अनंत है सर, तो उस अनंत को हटाना पड़ेगा बिल्कुल। तो अनंत कहाँ पर आ रहा है, तो 0 पर अनंत है, पाई पर अनंत है, 2 पाई पर अनंत है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई सब पर अनंत है, माइनस पाई पर भी है, -2 पाई पर भी हो, वैसे इन सही पर अनंत आ रहा है। यानी कि आप इसमें से माइनस कर दोगे n पाई को, और इसमें n क्या है, तो n आपका इंटीजर है। इंटीजर मतलब आप वैल्यूज में 0 1 2 3 4 5 रख सकते हो, माइनस में प्लस में। अगर 1 रखते हो तो 1 पाई, 2 रखते हो तो 2 पाई, 3 रखते हो 3 पाई। भैया उस पर अनंत है, हम उसको माइनस कर रहे हैं। -1 रखते हो तो माइनस पाई, -2 रखते हो तो -2 पाई, इस पर भी अनंत है, उसको भी हटा रहे हैं। ओके डन है एकदम, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बिल्कुल ओके है। ठीक है चलो, अब इसके बाद ये तो आ गया भाई प्रांत आपका, जिस पर कि आपका इसका आंसर आ रहा है। लेकिन परिसर की बात कीजिए तो परिसर क्या आ रहा है,
तो परिसर को जब मैंने देखा तो सर माइनस अनंत से प्लस अनंत तक सब कुछ तो आ ही रहा है। हाँ भाई, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक सब कुछ आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ऑल रियल नंबर। सर माइनस अनंत से प्लस अनंत सब कुछ आ रहा है, लेकिन जब सही से गौर फरमाया तो यहाँ पर पाया, क्या पा रहे हो आप भाई, यहाँ पर आप पा रहे हो कि इसका आंसर जो है वो आपका 1 से लेकर और -1 के बीच में इसकी एंट्री बंद है। इसके बीच में ग्राफ नहीं आ पा रहा। देखो इस लाइन के ऊपर ही है या इस लाइन के नीचे ही है, इस बीच में एंट्री बंद है, यानी जहाँ पर साइन रहा करता था वहाँ पर इसकी एंट्री है नहीं, वहाँ पर एंट्री बंद है। यानी कि ये -1 और 1 के बीच में लाई नहीं कर रहा, -1 और 1 के बीच में लाई नहीं कर रहा है। यानी कि आप इसमें से माइनस कर दोगे -1 और 1 को, इसको आप इसमें से माइनस कर दोगे कि इस पर इसका रेंज नहीं आ रहा। इसको छोड़कर, इन बीच की चीज़ों को छोड़कर बाकी ऊपर नीचे सब जगह रेंज आ रहा है, इसलिए ऑल रियल नंबर बस इसको छोड़कर। ठीक है, डन है। चलो इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है सेक आता है। क्या भाई, सेक की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया है y = में सेक x लिख दिया है। इसके अंदर भी आप देख पा रहे हो कि ये भी कॉस का उल्टा होता है। कैसे, तो आपको पता है कॉस का ग्राफ कैसा होता है, तो यहाँ से ये इधर जाता है भाई, इस तरह से कॉस का ग्राफ हुआ करता था। उस कॉस के ग्राफ में ये चीज़ थी आपके पास, cos 0 1 था ना, ये था, इसको पलट दिया गया ऊपर बन गया, इसको पलट दिया गया नीचे बन गया, इसको पलट दिया गया ऊपर बन गया, इसको पलट दिया गया नीचे बन गया, यानी कि जस्ट कॉस का उल्टा सेक होता है, तो वही पलट पलट कर बनाया गया है। ओके, डन है। चलो बिल्कुल डन हो गया। अब यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं y = में सेक x आपके पास आया हुआ था। सेक x के तौर पर अब इसके क्वाड्रेंट की बात करते हैं, कहाँ पर ये पॉजिटिव और कहाँ पर ये नेगेटिव बन रहा है। तो हमने यहाँ पर देखा कि इसका जो पहला चतुर्थांश ये वाला है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। पहले चतुर्थांश के अंदर आंसर ऊपर आ रहा है यानी कि पॉजिटिव है, दूसरे के अंदर आंसर x के नीचे आ रहा है तो नेगेटिव है, तीसरे के अंदर आंसर नीचे ही आ रहा है तो नेगेटिव है। ये दूसरा था और ये तीसरा है, और चौथे के अंदर जो आंसर है वो ऊपर की तरफ आ रहा है यानी कि पॉजिटिव है। इस प्रकार से आप नेगेटिव पॉजिटिव देख पा रहे हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब उसके बाद हम यहां पर देखेंगे डोमेन और रेंज। डोमेन यानी कि प्रांत की हम बात कर रहे हैं, और रेंज यानी कि परिसर की बात कर रहे हैं। फिर से डोमेन का मैंने ऑल रियल नंबर लिखा, लेकिन फिर आपने कहा सर यहां पर भी अनंत है बहुत सारे। कहाँ है अनंत भाई, तो ये दिख रहा है, ये अनंत है, ये अनंत है, ये अनंत है, ये माइनस अनंत है, माइनस अनंत है, माइनस अनंत है, और ये अनंत कहाँ पर दिख रहा है, तो आप देख पा रहे हो π/2 पर है, 3π/2 पर है, ऐसे 5π/2 पर होगा, ऐसे -π/2 पर, मतलब कि इन पर ये अनंत दिख रहा है। तो आप इसमें से भी रियल नंबर में से घटाओगे, वही घटाओगे जैसे कि आपने 10 में घटाया था, माइनस में 2n+1 और π/2, जिसके अंदर n जो है वो आपका इंटीजर है, n आपका इंटीजर है। इस प्रकार से आप इसको लिख पा रहे हो, 2n+1 π/2, n इंटीजर है। इसके अकॉर्डिंग 1 रखोगे तो π/2 देखो उस पर अनंत है, 2 रखोगे तो 3π/2 उस पर अनंत है। इस तरह से सभी अनंत को ये हटा रहा है, रिमूव कर रहा है। अब इसके परिसर की बात की जाए तो इसका आंसर कहाँ आ रहा है, तो इसका आंसर ही मैं लिखता हूँ ऑल रियल नंबर, क्योंकि माइनस अनंत से प्लस अनंत है। लेकिन इसको भी गौर फरमाया जाए तो आप देख पा रहे हो ये जो बीच का एरिया है -1 से 1 के बीच का, यहाँ पर इसकी भैया एंट्री बंद है, क्योंकि यहाँ कॉस हुआ करता था, उसी का उल्टा सेक बना हुआ है। यानी ये भी आपका -1 से 1 तक लाई नहीं कर रहा, यानी आप माइनस कर दोगे -1 से 1 के बीच के नंबर, इसको आप माइनस कर दोगे। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, डन। ठीक है, चलो भाई ये मुद्दा भी बिल्कुल क्लियर होता है। इसी के बाद हम चलते हैं तो नेक्स्ट वाला जो आपके पास आता है y = में cot x आता है। भाई क्या आ रहा है, y = में cot x आ रहा है, 10 का जस्ट उल्टा। कैसे, तो भाई 10 0 0 था, ये 10 0 90 आ रहा, अनंत आ रहा है। ठीक है, ये माइनस अनंत है और ये अनंत चल रहा है। ठीक है, इसके अंदर भी अगर मैं डोमेन और रेंज की बात करूं, क्योंकि आखिरी वाला त्रिकोणमिति है, समझ लीजिए बिल्कुल। भाई हम बात करते हैं 0 से π/2, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 आपके पास हो चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसका आंसर ऊपर है यानी कि पॉजिटिव रहेगा। इस सेकंड वाले में ये नीचे की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव आएगा, थर्ड में ये ऊपर की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव आएगा, फोर्थ में ये नीचे की तरफ आएगा तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये आपके सामने आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर डोमेन और रेंज लिखा जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पर मैंने लिखा डोमेन यानी कि प्रांत,
ये आपका ऑल रियल नंबर तो नहीं, ऑल रियल नंबर कहाँ से आएगा भैया, अनंत है इसमें, अनंत कहाँ है, तो 0 पर अनंत आ रहा है, पाई पर अनंत आ रहा है, 2 पाई पर भी अनंत आ रहा है, यानी कि माइनस में n पाई कर दिया जाएगा, जिसके अंदर n आपका इंटीजर है, n आपका इंटीजर है। इतनी बात क्लियर, n आपका पूर्णांक है। वहीं पर मैं रेंज की अगर बात करता हूं तो रेंज में क्या आएगा, तो ये आएगा परिसर। देख पा रहे हो ये भी आपका माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जा रखा है, पूरा जा रखा है, यानी कि ऑल रियल नंबर। क्या कहीं इसकी एंट्री बंद है, नो, कोई एंट्री बंद नहीं है, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक पूरा आ रहा है, इसका मतलब ऑल रियल नंबर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। डन है, एकदम ओके है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, फटाफट से बताइए कि यस सर, बिल्कुल क्लियर होगी बात, बिल्कुल क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। चलो, ये मुद्दा भी बिल्कुल क्लियर होता है। अब इसके बाद जैसा कि अभी आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें समझी, अभी आपने दो बातें समझी। एक तो चीज समझा कि इस ग्राफ के थ्रू साइन कैसा होता है, नेगेटिव पॉजिटिव। एक आपने समझा कि डोमेन रेंज कैसा होता है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि इस साइन के बारे में आपको एक छोटी सी टेबल याद रखनी है, जिससे कि सारे चिन्ह जो हैं एक बार में याद हो जाएगा। मैंने शुरू में कहा था एक शॉर्टकट बताऊंगा, जिससे कि आपको सभी त्रिकोणमितियों के चिन्ह एक बार में झट से याद हो जाएंगे। अभी तो ग्राफ के थ्रू आपने समझा, लेकिन अब शॉर्टकट समझिए कैसे याद करना है। याद करने की ट्रिक ये होती है कि आपको याद रखना है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। भाई क्या रखना है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। भाई आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर मतलब क्या होता है, तो ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, यानी सभी पॉजिटिव होते हैं, यानी कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सब कुछ पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव होते हैं, ध्यान रखना। वहीं पर सेकंड की बात कीजिए तो सेकंड में क्या है, एस, एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है साइन थीटा और साइन का उल्टा कॉसेक थीटा। भाई साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, बस यही पॉजिटिव है, बाकी सब सेकंड में नेगेटिव होते हैं। एस का मतलब साइन थीटा और कॉसेक थीटा, बस यही पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव होता है, ये ध्यान रखना सेकंड में। थर्ड की बात की जाए तो थर्ड के अंदर हम देख पा रहे हैं T4 10 पॉजिटिव होगा और 10 का उल्टा कॉट, ये दो इस थर्ड के अंदर पॉजिटिव है, बाकी सब इसमें नेगेटिव होते हैं, ध्यान रखना। सी की बात करें, सी का मतलब होता है कॉस थीटा और कॉस के साथ सेक थीटा, ये दोनों यहाँ पर पॉजिटिव हैं, बाकी सब यहाँ पर नेगेटिव होते हैं, ध्यान रखना। इसके एक टेबल की बात की जाए तो टेबल कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे हो, पहले चतुर्थांश में ये सभी त्रिकोणमिति पॉजिटिव है, सेकंड चतुर्थांश में ये दो पॉजिटिव हैं साइन और कॉसेक, बाकी सब नेगेटिव है। थर्ड के अंदर टेन और कॉट पॉजिटिव हैं, देखो है, बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ के अंदर बस आपका कॉस और सेक सेक पॉजिटिव है, ये देख पा रहे हो, बाकी सब नेगेटिव हैं। इस प्रकार से आपको इसको याद रखना है। इतनी बात क्लियर है, डन, ओके। चलो भाई, ये मुद्दा भी बिल्कुल क्लियर होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला वाला क्या रहने वाला है वो भी हम जान लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी ने अभी पढ़ा डोमेन और रेंज के बारे में, यानी कि मैं लिखूं तो प्रांत और परिसर के बारे में। भाई प्रांत और परिसर के बारे में बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो पूरी टेबल यहाँ पर बनाकर दी हुई है। रियल नंबर ये क्या है, 2n+1 π/2, ये आपको दिया है, आर में से माइनस करना है, इसमें से n पाई माइनस करना है, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ और यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है, ओके है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्या रहने वाला है। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, बढ़िया से समझ में आ गई होगी, तो फटाफट से कमेंट कीजिए कि यस सर एकदम मामला क्लियर है, कॉन्सेप्ट ग्राफ बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब इसके बाद चलते हैं जो और भी इंपॉर्टेंट, यानी कि इन फॉर्मूलेज के आधार पर चीज़ें और बढ़िया बढ़िया करने वाले हैं, और वो क्या, तो समझिए। भाई इसमें कहा है निम्नलिखित में 5 अन्य त्रिकोणमिति फलन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या रखा है, साइन x = 3/5, और इसने कहा हुआ है दूसरे चतुर्थांश की बात कर रहा है। भाई ध्यान दे, दूसरे चतुर्थांश की बात कर रहा है। अभी तक जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके आधार पर क्वेश्चंस करके उसे पक्का करते हैं। कैसे, तो समझिए। भाई साइन x आपका 3/5 है, क्या भाई साइन x जो है वो 3/5 दिया हुआ है, ठीक है, और आपको बाकी के सभी बताने हैं। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो साइन अगर 3/5 है तो इसके अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हो कि लंब आपके पास कितना आ रहा है, तो 3 आ रहा है। कर्ण आपके पास कितना आ रहा है, तो भाई 5 आ रहा है। अगर मैं यहाँ से आधार निकालना चाहूँ तो ये आपके पास होगा अंडर रूट में लंब का स्क्वायर माइनस में, सॉरी, कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर, अर्थात हम यहाँ पर देख सकते हैं कर्ण कितना है, तो 5 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, 25 में से 9 गया तो 16 बचेगा, जो कि आ रहा है, यानी कि 4 आ रहा है, यानी इस प्रकार से आधार 4 हो गया,
डन। अब यहाँ से बाकी के 5 त्रिकोणमिति चाहिए, साइन तो आ गया है। अब मैं बात करूंगा कॉस की, तो कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस एक्स कितना आएगा। कॉस एक्स जो आपके पास आएगा वो होता है आधार बटे में कर्ण होता है, यानी 4/5 आएगा। फिर उसके बाद कॉस के बाद टेन आएगा, जो कि होता है लंब बटे में आधार, यानी 3/4 आएगा। फिर आपके पास क्या आएगा, कॉसेक आएगा। ये क्या होता है, तो कॉसेक होता है साइन का उल्टा, यानी 5/3 आएगा। सेक की बात की जाए तो सेक कितना आएगा, तो सेक एक्स आ रहा है, जो कि कॉस का उल्टा होता है 5/4 आएगा। कॉट जो होता है ये 10 का उल्टा है, तो 4/5 आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ओके। लेकिन इसमें क्वेश्चन में कहा हुआ है दूसरा चतुर्थांश। दूसरे चतुर्थांश की बात की जाए तो आपने याद किया था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यही पढ़ा था। सेकंड पर स्कूल आ रहा है, एस आ रहा है, यानी कि यहाँ पर सेकंड में सिर्फ एस वाला पॉजिटिव है, यानी साइन वाला पॉजिटिव और साइन का उल्टा कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। यानी कि साइन आपको पॉजिटिव 3/5 दिख रहा है, वैसे कॉसेक भी पॉजिटिव 3/5 दिख रहा है, लेकिन बाकी सभी को नेगेटिव लिखना पड़ेगा। तो ये माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, माइनस में आएगा और माइनस में आएगा। अब ये बाकी के 5 बिल्कुल कंप्लीट सही से होते हैं। तो इस प्रकार से ध्यान रखना कि कैसे कब कहाँ कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव होता है, वो यहाँ से आप देख सकते हो। इतनी बात क्लियर है, एकदम डन, ओके हैं। चलो ये मुद्दा भी बिल्कुल क्लियर होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला वाला प्रश्न हमारे पास क्या आ रहा है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भाई साइन स्क्वायर π/6 है, कॉस स्क्वायर π/3 है, टेन स्क्वायर π/4 है, इक्वल टू में -1 है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि क्या ये लेफ्ट राइट के बराबर हो रहा है। अब इसकी अगर मैं बात करता हूं तो आपको इनके मान याद होने चाहिए। याद कैसे होगा, तो साइन 30 डिग्री π/6 30 होता है भाई, साइन 30 1/2 होता है, तो आप इसे 1/2 का स्क्वायर कहोगे। कॉस 60 कितना होता है, 60 π/3 60 होता है ना, कॉस 60 1/2 होता है, तो ये आप 1/2 का स्क्वायर लिखोगे। tan 45 1 यानी 1 का स्क्वायर लिखोगे। इसको सॉल्व करते हो तो 1/4 आएगा, प्लस में 1/4 आएगा, माइनस में 1 आ रहा है, यानी कि आप इसे देख पा रहे हो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है। इसमें हमने एलसीएम ले लिया तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 2/4 यानी 1/2, यानी कि ये आपका माइनस में 2 बचेगा, यानी कि -1/2 आ रहा है, जो कि आपका RHS है, जो कि आपका RHS है। इतनी बात क्लियर है, डन है एकदम। फटाफट से बताइए, यस सर, एकदम क्लियर होगी बात। ठीक है, एकदम क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सभी पॉइंट आपको याद भी होने चाहिए, ये सभी चीज़ें आपको याद भी होनी चाहिए। ओके, डन है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके कुछ फॉर्मूलोज पर। फॉर्मूलेज की बात की जाए तो आपको इसको ध्यान रखना कि आपके एनसीईआरटी किताब में भी अवेलेबल है, आपको भी याद रखना है। भाई क्या, भाई cos a + b का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं इसको रिलेट करता जाऊंगा पूरा। cos a + b ये तो आपके इसी प्रकार से दिए हुए हैं, भाई ये फॉर्मूले तो आपको याद रखने हैं। ठीक है, लेकिन याद कैसे रखने हैं, तो मुझे लगता है मुझे खुद से लिखना पड़ेगा। खुद से लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भाई जैसे कि हम बात करते हैं फर्स्ट वाला, कुछ फॉर्मूलेस हैं जो कि आपको प्रॉपर सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं और वो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। कैसे होंगे समझ लीजिए। आपके पास अगर फॉर्मूला रहता है कॉस के साथ और रहता है x + में y रहता है, तो इसे आप क्या लिखोगे, इसे आप लिखोगे cos x cos y, फिर माइनस में sin x sin y होता है। भाई ये फॉर्मूला होता है cos x + y का, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसी के बिहाफ पर और भी हम फॉर्मूले बना लेते हैं। जैसे कि मैं इसकी बात करूं तो भाई cos के बाद मैं लिखता हूं cos x - y लिखा जाए, तो ये आपके क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा, और माइनस में cos y आएगा, जो कि माइनस में प्लस ही होता है, यानी कि ये cos y ही रहेगा। और यहाँ पर ये आपका प्लस, यानी कि अगर माइनस आ गया तो इस माइनस को आप प्लस कर सकते हो, ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। रीज़न क्या है इसको प्लस होने का, तो इस -y को अगर आप यहाँ रखते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि cos - y जो होता है ये चौथे चतुर्थांश में पॉजिटिव ही रहता है। वही sin - y जो होता है ये आपका प्लस में sin y होता है, ये भी आपको साथ साथ में ध्यान रखना है। इसी को देखते हुए फॉर्मूला बना हुआ है। आप इस -y, जैसे प्लस था, प्लस के अकॉर्डिंग प्लस चल रहा था, अगर माइनस पर रखूंगा तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, लेकिन इससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी सेम उतार दो। लेकिन यहाँ पर sin x की जगह पर भाई sin y की जगह पर अगर आप -y रखते हो तो वो आपका -sin y हो जाएगा। ओहो, -sin y हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मुझे यहाँ पर माइनस लगाना पड़ा, और माइनस पहले से था जो प्लस हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं। अगर मैं लिखता हूँ cos
x प्लस में x, तो क्या होगा सर? सेम लिख दिया आपने, हाँ जी सेम लिख दिया, x प्लस एक्स, यानी कि यहाँ भी cos x आएगा, यहाँ भी cos x आएगा, यहाँ भी sin x आएगा, यहाँ भी sin x आएगा। यानी कि अगर मैं इस cos x प्लस एक्स, यानी कि ये 2x ही बन गया, ये बन जाएगा cos x cos स्क्वायर x आएगा, माइनस में sin स्क्वायर x आएगा। इतनी बात क्लियर? cos 2x का मान कितना आ रहा है? ये आपके साथ हो रहा है cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर x, ये आपके सामने आ चुका है। डन डन, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, एकदम ओके है। हाँ जी भाई, एकदम ओके हो गई बात। ओके चलो, तो ये आ गया cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर x आ गया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ओके, इसके बाद इसी cos 2x के और भी फॉर्मूले होते हैं, यानी कि आप इस cos स्क्वायर की जगह पर अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखते हो तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा। भाई इस cos 2x का ये भी फॉर्मूला होता है। या फिर अगर आप साइन की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखोगे तो ये आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये भी आपका cos 2x का ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक और फॉर्मूले की बात करूं तो यहां पर आप लिखते हो 1 माइनस में cos स्क्वायर, सॉरी tan स्क्वायर, और 1 प्लस में tan स्क्वायर, ये भी आपका फॉर्मूला होता है किसका? तो भाई cos 2x का ही फॉर्मूला होता है। क्या भाई? cos 2x का ही फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। डन है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इस प्रकार से आपको एक cos 2x के ये फॉर्मूलेज भी याद रहने चाहिए। क्या भाई? ये फॉर्मूलेज भी याद रहने चाहिए। डन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की अगर बात करता हूं तो यहां पर मैं चलता हूं साइन के लिए। साइन का यही बता दूं, हाँ यही बता देता हूं भाई। साइन x प्लस वाई की अगर मैं बात करता हूं तो इस कंडीशन में क्या रहेगा? तो साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है भाई साइन x कॉस वाई प्लस में कॉस x और साइन वाई। भाई ये फॉर्मूला होता है साइन x प्लस वाई का, ये याद रखना पड़ेगा। इसी के बिहाफ पर आप रखोगे साइन x माइनस वाई, तो क्या होगा? तो आप y की जगह पर माइनस वाई रखोगे तो ये माइनस तो भाई क्या रह जाएगा? तो भाई सर ये माइनस है तो ये तो माइनस का प्लस ही हो जाता है, तो आप प्लस ही रख दोगे। फिर यहाँ पर ये माइनस वाई यहाँ आएगा तो ये तो माइनस का हो जाएगा, तो आप माइनस में cos x साइन वाई लिख सकते हो। यानी कि अगर प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। इतनी बात क्लियर? ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देखते हो कि अगर मैं देखता हूँ साइन 2x देखा जाए, यानी x प्लस एक्स देखा जाए, 2x करा जाए, तो ये भी हो जाएगा साइन x cos x हो जाएगा, फिर cos x साइन x हो जाएगा। मतलब दोनों तो सेम हो गए, साइन x cos x और cos x साइन x सेम ही हो गए, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये 2 साइन x cos x हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सर बिल्कुल 2 साइन x cos x ही इसका फॉर्मूला होता है। ओके, इसकी तरह इतने सारे फॉर्मूले नहीं, ये इतना है, और इसके साथ एक और फॉर्मूला बस है जो कि आता है 2 tan x आता है, और बटे में आपके पास हो जाएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर x हो जाएगा। भाई ये फॉर्मूला आपके पास होता है जो कि साइन 2x के हैं। इतनी बात क्लियर है? ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। ओके, डन है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जो आपका जो फॉर्मूले बने थे ये दोनों, इसी की वजह से आपके पास एक फॉर्मूला बनता है बड़ा अच्छा वाला, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। मैं उसको अलग से लिखकर बताऊंगा आपको। अलग से क्या है तो भाई याद रखना, 1 माइनस कॉस 2x जो होता है ये 2 साइन स्क्वायर x होता है, और 1 प्लस कॉस 2x जो होता है ये 2 कॉस स्क्वायर x होता है। ये बना इसी से, इन दोनों को इसके सामने रखोगे तो यही फॉर्मूला बनेगा। तो इसी फॉर्मूलेज को बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए मैंने इसको स्पेशली अलग से लिखकर बताया है कि 1 माइनस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू में 2 साइन स्क्वायर x और 2 कॉस स्क्वायर x है। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। ओके, डन है, ठीक है। चलो, ये बात भी बिल्कुल क्लियर होती है। ओके चलो ठीक है, इसके बाद हम आते हैं 10 पर। भाई 10 पर की बात करते हैं। 10 की अगर बात की जाए, थर्ड भाई 10 की हम बात करते हैं। अगर हमारे पास था 10x प्लस में y आता है, इसके लिए फॉर्मूला आपका बन जाएगा 10x प्लस 10y बटे में 1 माइनस 10x 10y आएगा। भाई ये आपके सामने आ जाएगा 10x प्लस 10y अपन में 1 माइनस 10x 10y। इतनी बात क्लियर? डन। चलो भाई ठीक है। अब इसी के बिहाफ पर, भाई इसी के बिहाफ पर जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करता हूँ, नहीं क्वेश्चन क्या सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले की बात करें। अगर मैं यहाँ पर माइनस कर देता हूँ, इस कंडीशन में क्या होगा? तो जहाँ पर y है वहाँ माइनस y आएगा। इसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10 के अंदर अगर आप माइनस y लिखते हो तो ये आपका माइनस 10y आएगा। ठीक है, माइनस 10y आएगा, ध्यान रखना। ओके,
इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ माइनस है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x माइनस में 10y हो जाएगा, बटे में 1 माइनस में 10x, और ये 10y भी माइनस का होगा तो माइनस बाहर आकर प्लस हो जाएगा और ये 10y हो जाएगा। ये आपके सामने आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 10x प्लस एक्स यानी कि 2x करता हूँ, तो यहाँ भी 10x आएगा, तो ये आ जाएगा 2 10x आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस में 10x मतलब 10 स्क्वायर एक्स जाएगा, ये आ चुका है। तो ये 10 2x का फॉर्मूला आ रहा है, इतनी बात कर। अब एक बच्चा पीछे से बोलेगा सर ये फॉर्मूला तो अभी आपने लिखा था, कुछ ये वैसा ही दिख रहा है, क्या ये सेम है? sin 2x का और tan 2x का सेम हो गया क्या फॉर्मूला? तो बेटा नहीं, सिंपल सा एक माइनस चिन्ह का अंतर है, ध्यान रखना। इसमें कंफ्यूजन बहुत बच्चों को होती है, नीचे ये प्लस चिन्ह आ रखा है और यहाँ पर ये माइनस चिन्ह आ रखा है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन होती है बहुत बच्चों को, अलग अलग लिख देते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि ये माइनस ही आएगा, क्योंकि इसमें आप यहाँ पर रख कर चेक कर रहे हो। 10x 2 10x होगा, ये आ गया, और यहाँ 1 माइनस 10x 10 स्क्वायर एक्स आ गया, तो वो माइनस चिन्ह आ रहा है। ओके, डन है, कोई दिक्कत परेशानी, एकदम ओके होगी बात। चलो भाई, ये बात भी आपकी क्लियर होती है, ठीक है। इसके बाद कुछ और मैं आपको बताता हूँ, कुछ और की बात की जाए तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास रहता है साइन और 90 माइनस में एक्स लिखता है, या कॉस 90 माइनस में एक्स रहता है, या टेन 90 माइनस में एक्स रहता है, या कॉसेक साइन कॉस 10 के साथ में कॉट लिख देता हूँ, और फिर सेक के साथ कॉसेक लिख देंगे। भाई ये लिखा जाए तो इसके फॉर्मूलेज क्या बनते हैं? तो ध्यान रखना, इसके फॉर्मूले साइन 90 माइनस एक्स होता है, यानी कि ये बनेगा कॉस एक्स बन जाएगा, और कॉस आपका साइन में बदलता है, टेन आपका कॉट में बदलता है, और कॉट आपका टेन में बदलता है, सेक आपका कॉसेक में बदलता है, और कॉसेक आपका सेक में बदलता है। ये ध्यान रखना, ये आप ध्यान रखना। एक और चीज़ भाई, π/2 माइनस एक्स जो होता है, ये 90 में से कुछ कोण घटाया गया है, तो ये आपका बन रहा है क्या भाई? फर्स्ट पहला चतुर्थांश है, ठीक है। और इसमें आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट चतुर्थांश में सब पॉजिटिव होते हैं, तो देखो सारे पॉजिटिव में ही आए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसी में अगर मैं कहूँ कि सेकंड चतुर्थांश में चला गया, यानी कि अगर मैं इसमें कह देता हूँ कि ये माइनस के साथ प्लस वाले की अगर बात करी जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा? प्लस का मतलब क्या हो रहा है? तो भाई π/2 प्लस थीटा, यानी वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, यानी कि मैं यहां पर लिख पा रहा हूं प्लस एक्स जो है ये आपका सेकंड चतुर्थांश में है, भाई सेकंड चतुर्थांश में आ रहा है। और जब ये सेकंड चतुर्थांश में आपके सामने आ रहा है, तो उस कंडीशन में मैं क्या देख पा रहा हूँ? जब ये सेकंड चतुर्थांश में आपके सामने आ रहा है, उस कंडीशन में क्या देख पा रहा हूँ कि सेकंड में आफ्टर स्कूल, स्कूल मतलब साइन, यानी इससे साइन वाला और उसका उल्टा कॉसेक वाला ये पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। यानी साइन वाले की बात की जाए तो ये वाला आपका पॉजिटिव रहेगा, पहले भी पॉजिटिव था अब भी पॉजिटिव है। बाकी क्या है, तो पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। कॉसेक वाला पॉजिटिव रहेगा, पहले तो पॉजिटिव था लेकिन अभी भी वो पॉजिटिव है, ठीक है। ध्यान दीजिए, मैंने कहा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। पहले मैंने π/2 माइनस एक्स लिखा था, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था उसमें तो सब पॉजिटिव, देखो ऊपर में सब में प्लस लिखा है मैंने, लेकिन नीचे जो मैंने साइन लिखा है वो सेकंड क्वाड्रेंट वाला ही वाला है। इसके अंदर साइन वाला देखो पॉजिटिव लिखा है और कॉसेक वाला पॉजिटिव लिखा है, बाकी सब नेगेटिव लिखे हुए हैं। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब मैं फॉर्मूलेस की बात करूँ तो 6 + 6 12 फॉर्मूले इसी में हो गए, 12 फॉर्मूले इसी में हो गए, ध्यान रखना। ओके, डन है, ठीक है। अब मैं बात करूं चाहे π/2 की, चाहे मैं बात करूं 3π/2 की, वो सेम बिहेवियर करता है। यानी कि इसी के अंदर मैं आपके सामने लिख देता हूं कि अगर आपके सामने लिखा आ जाए साइन 3π/2 माइनस एक्स, ठीक है, कॉस 3π/2 माइनस एक्स, टेन 3π/2 माइनस एक्स,
कॉट 3π/2 माइनस एक्स, सेक 3π/2 माइनस एक्स और कॉसेक 3π/2 माइनस एक्स। देखो सिंपल सी कहानी मैं आपको बताऊं कि अगर आपके सामने 3π/2 माइनस एक्स आता है, इसका मतलब आप इसे लिख सकते हो 3π/2 माइनस एक्स, यानी ये आपके पास हो जाएगा सेकंड चतुर्थांश हो जाता है। इसी के बराबर में लिख दिया भाई, π/2 प्लस हो नहीं 3π/2 माइनस एक्स, नहीं सेकंड क्यों होगा, थर्ड हो गई, थर्ड चतुर्थांश होगा भाई, तीसरा चतुर्थांश आपके सामने बन रहा है। ठीक है, जैसे कि आप सभी ने नॉर्मली पढ़ा हुआ है, कहाँ गया भैया, ये आपने पढ़ा हुआ है कि ये आपका 0 था, ये आपका π/2 था, ये आपका पाई है और ये 3π/2 है और ये आपका 2π है। अगर मैं बात कर रहा हूँ 3π/2 माइनस, यानी इसमें आ जाएगा, तो तीसरा चतुर्थांश यहां पर आ रहा है। ठीक है, यहां पर की बात की जाए तो आप यहां पर देख पा रहे हो 3π/2 माइनस थीटा, तो वही चेंजेस वही हैं, साइन कॉस में कॉस साइन में, टेन कॉट में कॉट टेन में, सेक कॉसेक में कॉसेक सेक में, चेंजेस वही हैं, बस चिन्ह में परिवर्तन होगा। यानी कि आप माइनस पर चल रहे हो, साइन का कॉस आ रहा है और कॉस का साइन आ रहा है, टेन का कॉट आ रहा है और कॉट का टेन आ रहा है, सेक का कॉसेक आ रहा है, कॉसेक का सेक आ रहा है, सेम। लेकिन थर्ड में आफ्टर स्कूल टू मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव, यानी ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव रहेगा और ये वाला पॉजिटिव रहेगा, बाकी ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, सब के सब नेगेटिव है। लेकिन वहीं पर अगर मैं लेकर आता हूँ किसमें, यहाँ पर प्लस पर लेकर आता हूँ, यानी π/2 प्लस एक्स की बात कर रहे हैं, तो ये चौथे चतुर्थांश में चला जाएगा। कैसे, तो ये भी आप समझ लीजिए, बिल्कुल कैसे समझना है समझिए भाई। 3π/2 प्लस करोगे तो आपका चौथे में ही आएगा, चौथे चतुर्थांश में ही आएगा, और चौथे चतुर्थांश में आने का मतलब ये है कि कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। यानी कि अब मैं यहां पर देख पा रहा हूं, यहां पर आप देख पा रहे हो, अगर आपने यहां पर प्लस किया तो ये चौथे में गया और इसके अंदर कॉस वाला और सेक वाला ये पॉजिटिव है, बाकी सभी नेगेटिव के तौर पर जाएगा भाई, सभी नेगेटिव के तौर पर जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी मैं यहां पर लिख देता हूं कि भाई 3π/2 प्लस एक्स जो है ये आपका चौथे चतुर्थांश में जा रहा है। ठीक है, ये इसमें जा रहा है। इस प्रकार से आप बिल्कुल समझ चुके हो कि किस प्रकार से प्लस माइनस थीटा के अकॉर्डिंग ये वेरी करता है, बदलता है। ठीक है, ओके डन, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने 90 और 270 इसके अकॉर्डिंग चेंज कर देख लिया। लेकिन अब बारी आती है पाई और 2π की। तो बेटा ध्यान रखना, ये वाले एक तरह थे, लेकिन पाई और 2π वाले एकदम ईजी हैं। ईजी कैसे हैं तो समझिए, अगर मैं बात करता हूँ साइन और ये पाई प्लस में एक्स करूँ या पाई माइनस से स्टार्ट करता हूँ, पाई माइनस एक्स करूँ, कॉस पाई माइनस एक्स करूँ, टेन पाई माइनस एक्स करूँ, कॉट पाई माइनस एक्स करूँ, सेक पाई माइनस एक्स, कॉसेक पाई माइनस एक्स। अगर ये आपको दिखता है भाई, अगर ये आपको दिखता है तो उस कंडीशन में आप देख पा रहे हो पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स क्या होता है, तो साइन पाई माइनस एक्स की बात की जाए तो इसमें कोई परिवर्तन है ही नहीं, यानी कि जो लिखा है सेम उतार दो, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक और कॉसेक का कॉसेक। वही आ चुका, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, और जो था वही चीज लिख दिया यहाँ पर, सेम टू सेम लिख दिया है। अब बात करते हैं कि पॉजिटिव या नेगेटिव की बात करें। पाई माइनस थीटा, भाई बात करते हैं पाई माइनस थीटा, ये आपका कहाँ जाता है, तो ये आपका सेकंड चतुर्थांश में जाता है, सेकंड में भाई, दूसरे चतुर्थांश जा रहा है, दूसरे में आफ्टर स्कूल, यानी एस यानी साइन, सिर्फ साइन वाला पॉजिटिव आ रहा है और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव पर जाएंगे भाई, सभी नेगेटिव पर जाएंगे। इतनी बात क्लियर, ठीक है।
वहीं पर मैं दूसरी बात करता हूं कि आपके सामने इसी के अंदर आ जाए प्लस के तौर पर, तो प्लस के तौर पर भी सेम टू सेम रहेगा, बस चिन्ह बदलेंगे। चिन्ह कौन से बदल रहे हैं? तो चिन्ह बदल रहे हैं कि भाई थर्ड पर जा रहा है, थर्ड में 10 और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव, यानी इस 10 को और कॉट को पॉजिटिव कर दिया, बाकी सबको नेगेटिव कर दिया, यहाँ पर सबको नेगेटिव कर दिया। ओके, डन है। इसी प्रकार से लास्ट वाला जो आपके पास था वो है आपके पास साइन, और ये रहेगा 2 पाई के साथ माइनस एक्स कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको कह दूं कॉस के साथ 2 पाई माइनस एक्स, 10 के साथ, कॉट के साथ, सेक के साथ, कॉसेक के साथ। भाई ये आपके सामने आ चुका है, साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक आ रखा है। इसकी अगर बात की तो इसका भी सेम टू सेम आंसर आता है, यानी कि इसमें भी कोई बदलाव नहीं करना आपको। साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, 10 का 10 रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा, और कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा। भाई यही चीज़ सेम टू सेम रहेगा। साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक ये सेम टू सेम बन रहा है। क्या भाई? सेम टू सेम बन रहा है। इतनी बात क्लियर? डन, ठीक है, एकदम ओके है। चलो भाई, ये आपके सामने आ गया है। अब इसके अकॉर्डिंग की मैं बात करता हूँ, तो आप देख पा रहे हो 2 पाई माइनस एक्स, यानी कि ये बनता है किसमें? तो भाई इसके अंदर हम देख पा रहे हैं, तो 2 पाई माइनस एक्स जो होता है ये आपका चौथा चतुर्थांश है। भाई ये चौथा चतुर्थांश है, 2 पाई माइनस एक्स जो है वो चौथा चतुर्थांश है। इतनी बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, डन है, ठीक है। अब इसके बाद 2 पाई माइनस एक्स चौथा चतुर्थांश आ रहा है। चौथे में आपका आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मतलब सी मतलब कॉस वाला रहेगा पॉजिटिव, ठीक है, और साथ ही साथ आपका सेक वाला पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव के तौर पर चलेंगे। भाई सब नेगेटिव के तौर पर चलेंगे, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, एकदम ओके है, डन है। चलो अब इसके बाद हम आते हैं 2 पाई प्लस में एक्स की बात करते हैं। देखो 2 पाई प्लस में एक्स की बात करते हैं। अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, ये जो 2 पाई माइनस एक्स होता है, या फिर आप कह दो सिर्फ माइनस एक्स, ये बात बराबर होती है। भाई 2 पाई माइनस एक्स कर लो या सिर्फ माइनस एक्स कर लो, बात बराबर होती है। यानी कि जो आपने अभी देखा 2 पाई माइनस एक्स लिखा रहा है या फिर सिर्फ माइनस एक्स सब में लिखा रहा है, सेम आंसर रहेगा। तो इस बात को ध्यान रखना। 2 पाई प्लस एक्स की बात की जाए, 2 पाई प्लस एक्स जो होता है ये आपका हो जाता है किसमें? तो ये फर्स्ट चतुर्थांश में जाता है, पहले चतुर्थांश में जाता है, और इसका मतलब ये सीधे सिर्फ एक्स हो जाता है, सिर्फ एक्स हो जाता है। यानी 2 पाई प्लस एक्स करोगे तो सिर्फ एक्स है, 2 पाई माइनस एक्स करोगे तो सिर्फ माइनस एक्स है, तो ये भी आपका सेम रहेगा। अब मैं प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, इसमें तो सब पॉजिटिव होता है। सब पॉजिटिव का मतलब ये हो रहा है आपके सामने कि अगर आप यहाँ पर प्लस रखते हो तो भैया सब के सब पॉजिटिव हो जाएंगे, इसमें कोई भेदभाव नहीं। पहले चतुर्थांश में सब पॉजिटिव थे, सब पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, 2 पाई प्लस एक्स एक्स ही होता है, 2 पाई माइनस एक्स ही होता है, और इसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ओके। अच्छा इसमें एक्स नहीं लिखा है, पाई माइनस प्लस एक्स, ये क्या है? तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, तीसरा चतुर्थांश है, ठीक है, तीसरा चतुर्थांश है। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ओके है, डन है। फटाफट बताओ यस सर, मामला बिल्कुल क्लियर है, मामला बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो ये बात भी बिल्कुल क्लियर होती है। अब इसके बाद मैं बचे हुए फॉर्मूलोज को यहाँ पर देखता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। भाई हम देख पा रहे हैं कॉस एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई बता दिया था, कॉस 90 माइनस एक्स साइन होता है ये बता चुका हूँ मैं, साइन भी बता चुका हूँ, साइन वाला भी बता चुका हूँ। इसके बाद कॉस 90 प्लस वाला रहेगा तो उसके अंदर माइनस जाता है, ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। ये तो कुछ फॉर्मूले किताब में दिए हुए हैं, मैं इसके सारे फॉर्मूले बता चुका हूँ जो भी बता दिया था। 10 का फॉर्मूला ये है, इसी के उल्टे की बात करें तो कॉट का फॉर्मूला होता है, ये भी बता दिया है। इसके बाद हम देख पा रहे हैं कॉस 2x के सारे फॉर्मूले बता चुका हूँ, साइन 2x का, टेन 2x का, ये 3 वाले फॉर्मूले याद रखना, ये भी नहीं बताए थे। साइन 3 का 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स है, कॉस एक्स का ये होता है, 10 का ये होता है, ठीक है। इसके बाद ये कुछ और भी फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसको बिल्कुल प्रॉपर देखो याद कैसे होगा,
इसको आपको लिख लिख कर याद करने पड़ेंगे, यानी कि खुद से कॉपी में पहले इसे नोट करना, उसके बाद इसको दोबारा रिवाइज करना, एक एक पंक्ति को लेना। जैसे कि पहले आपने इस 4 को लिया और 4 को आपने याद किया, फिर 4 को लिया, फिर उसको याद किया। इस प्रकार से 4-4 करके याद करोगे और उसके बाद फिर फाइनली लास्ट में सबको एक साथ लिखना है। ऐसे आपको याद करना है। ओके, डन है। चलो अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की बात करी जाए तो यहाँ पर मैं आ रहा हूँ प्रश्न पर। ये आ गया साइन 75 डिग्री। इसका आपको आंसर देना है, साइन 75 डिग्री। जैसा कि आपने 10वीं कक्षा तक में पढ़ा था कि सर साइन 30 का मान पता है हमें, साइन 45 पता है, साइन 60 पता है, साइन 90 पता है। सर ये 75 कहाँ से आ गया? ये तो था ही नहीं किसी सिलेबस में, नहीं था क्या? बिल्कुल नहीं था। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए अभी आपने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े, उसका उपयोग करो और सॉल्व करो। कैसे? तो समझिए, यहाँ पर इसके हल की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको दिख रहा है साइन 75 डिग्री। क्या आप इसको लिख सकते हो साइन 30 प्लस में 45? हाँ जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, 30 प्लस 45 लिख सकते हैं। यानी कि आप इसे लिख सकते हो साइन π/6 प्लस में π/4 लिख सकते हो। अब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था? ओहो, ये फॉर्मूला तो पढ़ा था हमने, पढ़ा था ना? बिल्कुल पढ़ा होगा। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस में कॉस a और साइन b। भाई ये था साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। डन, ठीक। अब इसका मान रख दो सीधे। साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस का होता है 1/√2, ये होता है कॉस 60 का मान √30 का मान √3/2, साइन 45 1/√2, ये आ चुका है। इसका एलसीएम लिया तो भाई 2√2 आ रहा है, ऊपर 1 प्लस में √3 आ रहा है, और यही आपका आंसर है साइन 75 डिग्री का। साइन 75 डिग्री का ये आंसर आ गया। ओके, डन है एकदम, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बिल्कुल डन है। ओके, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट जैसे आपके सामने एक प्रश्न आता है, वो कह रहा है भाई कॉस ए माइनस बी, ये कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, ये प्रूफ करना है हमें, ये प्रूफ हमें करना है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो इसके हल के तौर पर, अगर आप a मान लेते हो π/4 माइनस एक्स को और b मान लेते हो π/4 माइनस में y को, ये मान लेते हो। इसके बाद आप यहाँ पर देखते हो कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है कॉस a कॉस b माइनस में साइन a और साइन b दिख रहा है। क्या ये दिख रहा है भाई? क्या ये दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ जब हमने माना हुआ है तब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ये दिख रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस a प्लस बी का होता है। भाई ये कॉस a प्लस बी होता है? ओहो सर, बिल्कुल होता है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं देख पा रहा हूँ कॉस आपके पास है, a का मान कितना है? तो ये π/4 माइनस एक्स है, प्लस में π/4 और प्लस में x माइनस में y है। इसको सॉल्व किया तो ये कॉस आपके पास है π/4 मिलकर π/2 आ जाएगा, और माइनस में आपका x माइनस में y, यानी माइनस में x प्लस y कर सकते हैं, ठीक है। कॉमन लेके कर सकते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? सर ये तो साइन थीटा होता है। भाई क्या कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यानी कि आप इसे कह सकते हो भाई साइन लिख सकते हो x प्लस वाई। भाई साइन x प्लस वाई आपसे कहा जाएगा। इतनी बात क्लियर है? डन है। ओके, क्या यही है राइट हैंड साइड? ओ हाँ, बिल्कुल यही है राइट हैंड साइड, यानी कि ये आपके पास RHS आ चुका है, ये आपके पास RHS आ चुका है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, एकदम ओके है, ठीक है, एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट बताइए कि यस सर, बिल्कुल क्लियर होता है, बिल्कुल क्लियर होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला वाला हमारे पास क्या रहने वाला है? भाई क्वेश्चन नेक्स्ट वाला आपसे कहा जा रहा है कि 10 π/4 प्लस में एक्स है, 10 π/4 माइनस एक्स है, इसको हमें प्रूव करना है राइट हैंड साइड में। क्या ये राइट के बराबर आ रहा है? इसको हमें देखना है। चलो हम चेक करते हैं कि राइट के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पर कि हम बात करते हैं, तो इसके हल पर जब मैं आता हूँ तो हल के अकॉर्डिंग मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आप देख पा रहे हो 10 π/4 प्लस में एक्स है, और नीचे आ जाएगा 10 π/4 माइनस में एक्स आ गया। इसको आप देख पा रहे हो 10a प्लस 10b बटे में 1 माइनस 10a 10b। भाई ये आ गया है, ओके। इसके पूरे के बटे में हम लेके आते हैं नीचे वाला, क्या आएगा भाई? 10a
-10b अपॉन में 1 प्लस में 10a 10b आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो भाई 10π/4 1 होता है, तो 1 प्लस में 10x आएगा, 1 माइनस में 10x आएगा। ये आ रहा है इस पूरे के बटे में। क्या आएगा भाई इस पूरे के बटे में? भाई 1 माइनस में 10x है और 1 प्लस में 10x है। इतनी बात क्लियर? भाई देख पा रहे हो 10π/4 1 होता है, तो 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x, सॉरी 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x, या 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x। अब आपको पता है कि ये वाला इससे गुना होगा और ये वाला इससे गुना होगा, ये पता है, पलट कर ऐसे गुना होगा। इस प्रकार से मैं यहाँ पर लिखूंगा 1 प्लस 10x जो ऊपर वाला है, इसमें नीचे वाला ये आकर गुना हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। इधर की बात कीजिए 1 माइनस 10x, इसमें ये नीचे वाला आकर गुणा हो जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और यही आपका राइट हैंड साइड है, यही आपका राइट हैंड साइड, और ये आंसर आ चुका है। तो ये फॉर्मूलेज अगर आपको याद हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, नहीं याद हैं तो फिर वही बात है, सर ये दुख काहे ख़त्म नहीं होता है सर, यही लगेगा। बिल्कुल, चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या रहने वाला है? तो ये प्रश्न आपके सामने कहा हुआ है कि cos पाई प्लस एक्स माइनस में cos माइनस एक्स है, sin पाई माइनस एक्स है, cos पाई/2 प्लस एक्स है। अब देखो ये चीज़ें अगर आपको याद है तो करना बहुत आसान है, नहीं याद है तो दुख तो रहेगा ही। यहाँ पर कि हम बात करें तो इसके हल की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ cos पाई प्लस एक्स। भाई cos पाई प्लस एक्स क्या होता है? तो सर cos पाई प्लस एक्स ये आपका आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, cos तो नेगेटिव होता है, तो आप इसको लिखोगे क्या भाई? ये आपका हो जाएगा माइनस में cos x हो जाएगा। ये cos माइनस एक्स ये आपका फोर्थ में रहता है, तो ये आपका माइनस का प्लस ही रहेगा, ये cos x ही रहेगा। नीचे की बात करते हैं, sin पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट यानी कि sin x ही रहेगा, और cos 90 प्लस एक्स क्या होता है? तो ये आपका sin x हो जाता है, लेकिन cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है इसलिए माइनस चिन्ह आ जाएगा। इस प्रकार से मैं देख पा रहा हूँ माइनस माइनस तो खत्म हो गया, बचा है cos स्क्वायर एक्स और बटे में sin स्क्वायर एक्स बचा हुआ है। cos बाई साइन क्या होता है? cot होता है, तो ये आपके सामने आ चुका है, cot स्क्वायर एक्स आ चुका है। क्या भाई? cot स्क्वायर एक्स आपके सामने आ चुका है। इतनी बात क्लियर? ठीक है, डन है, एकदम क्लियर है। ओके चलो, तो ये आपके पास cot स्क्वायर एक्स आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं आगे क्या रहने वाला है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ cos है 3π/2 प्लस एक्स है, cos 2π प्लस एक्स है, 3π/2 माइनस एक्स 2π प्लस एक्स। ओहो, यानी कि अभी आपने जो फॉर्मूले याद किए, मैंने जो करवाए लिखवाए, उसका उपयोग कर कर ही ये सॉल्व होने वाले हैं, उसको आपको ढंग से याद रखना है। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल था नहीं, टेंशन वाली बात ही नहीं है। हल की अगर मैं बात करता हूँ तो सिंपल सी कहानी इसमें याद रखनी है कि भाई 3π/2 प्लस एक्स मतलब चौथा क्वाड्रेंट, चौथे में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि कॉलेज फॉर सी, सी मतलब cos पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। cos 3π/2 प्लस एक्स जो होता है, ये मैं LHS की बात कर रहा हूँ, तो इस कंडीशन में ये जो होता है ये आपका हो जाएगा sin x हो जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहता है, बहुत बढ़िया। cos 2π प्लस एक्स cos x ही रहेगा, इसमें से कोई परिवर्तन नहीं, cos x ही रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो। इसकी बात करते हैं यहाँ पर cot 3π/2 माइनस एक्स, मतलब कि ये आपके पास जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में cot क्या होता है? तो पॉजिटिव होता है, तो ये cot वाला चेंज होता है 10 में, तो 10 लिख दिया हमने, प्लस में cot 2π प्लस एक्स cot x ही रहेगा, भैया ये cot x ही रहेगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर होता है। इसके बाद जैसे कि मैं इसको अंदर गुणा करता हूं तो मुझे क्या दिखेगा? ये साइन बेटा कॉस है, कॉस बेटा साइन है। ठीक है, अच्छा गुणा मत करो, ऐसे लिख ही लो, साइन एक्स है कॉस एक्स है, आप इसमें लिख सकते हो साइन एक्स बटे में कॉस एक्स आएगा, प्लस में कॉस एक्स बटे में साइन एक्स आएगा। इसके अकॉर्डिंग मैं देख पा रहा हूं तो ये आपके पास है साइन एक्स है कॉस एक्स है, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं तो एलसीएम लिया जाए तो ये आ जाएगा साइन एक्स और कॉस एक्स आएगा। ये साइन इससे गुना होगा तो साइन स्क्वायर एक्स होगा, ये कॉस इससे गुना होगा तो ये कॉस स्क्वायर एक्स होगा। आपने देखा तो इससे प्रॉपर ये कट चुका है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो ये आपके सामने 1 आ गया है, जो कि राइट हैंड साइड होना चाहिए, है क्या? बिल्कुल है, राइट हैंड साइड बिल्कुल है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर होता है। क्या भाई? ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लियर होता है, एकदम डन है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, एकदम ओके हो गई बात। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या रहने वाला है वो भी हम देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पर ओहो ये रहा, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या रहेगा? इसके हल की अगर बात की जाए तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ इसके हल पर
cos 3π/4 प्लस एक्स की बात की जाए तो ये क्या रहेगा, तो इसके हेल्प पर देखो cos 3π/4 प्लस एक्स जो रहेगा ये चौथे क्वाड्रेंट में जा रहा है, यानी कि मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा। इसके अकॉर्डिंग ये आपके पास हो जाएगा cos x हो जाएगा, माइनस में ये क्या है, तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है जहां पर cos नेगेटिव में होता है। ठीक है, अच्छा मैंने cos ही काहे लिख दिया, ये cos 3π/4 लिखा हुआ है, ओहो 3π/4 लिखा हुआ है, यानी कि थोड़ा सा लफड़ा हो गया, थोड़ा सा लफड़ा हो गया है। अब आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, फॉर्मूला अब आपको लगाना है cos A माइनस cos B का। भाई cos A माइनस में cos B का फॉर्मूला है। अच्छा इस फॉर्मूले की बात करूँ, ये फॉर्मूले आपके कहाँ पर थे, भाई इस फॉर्मूले की अगर मैं बात करता हूँ तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर था, cos x प्लस cos y था, cos x माइनस cos y था। ठीक है, ये आपके पास था। प्लस की बात करें तो 2 cos x प्लस y/2 और x माइनस y/2 ये चीज़ था, यानी कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ और माइनस वाला हमारे पास तो क्या था, -2 साइन और साइन है, x प्लस वाई और x माइनस वाई है, यहाँ पर आपके पास माइनस वाला है हम, यानी कि मैं देख पा रहा हूँ भाई -2 साइन आ जाएगा और उसके बाद आपके पास जाएगा क्या भाई x प्लस वाई। ठीक है, अच्छा मैं इसमें लिख लेता हूँ पहले फॉर्मूले को, क्या था फॉर्मूला, यहाँ हो जाएगा -2 साइन a प्लस b/2 और साइन a माइनस b/2। भाई ये फॉर्मूला मैंने साइड में लिख दिया है, ठीक है, जिससे कि आपको ध्यान रहे, इसका हम यूज़ कर रहे हैं। इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, हमने लिखा माना a बराबर आपके पास है 3π/4 प्लस एक्स है और b बराबर हमने कर दिया 3π/4 माइनस एक्स है। ठीक है, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं cos a माइनस cos b आपको दिख रहा है, क्या भाई cos a माइनस cos b, cos a माइनस cos b आपको दिख रहा है। तो इस अकॉर्डिंग क्या रहेगा, इस अकॉर्डिंग हम देख पा रहे हैं कि आपके पास जो ए बी के अकॉर्डिंग दिख रहा है, ये आपके पास दिख रहा है -2 साइन और a प्लस बी, अरे यार दोबारा लिखना पड़ रहा है, कोई बात नहीं लिख देते हैं, साइन a माइनस बी बाई 2 आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग मैं देख पा रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे, -2 लिखा और साइन लिखा, a प्लस बी यानी इन दोनों को जोड़ेंगे, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो x कट जाएगा, तो ये बचेगा 3π/4 प्लस एक्स 3π/4 माइनस एक्स, a प्लस बी और बाई में 2 आ जाएगा। ठीक है, और फिर आ जाएगा भाई साइन a माइनस बी यानी 3π/4 प्लस एक्स माइनस में 3π/4 और प्लस में x आएगा और बाई में 2 आ रहा है। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ पर देखा तो x से ही x कट चुका है, 3π/4 कटेगा तो कितना जाएगा, तो 6π/4 हो जाएगा। ठीक है, 2 से अगर काटते हो तो आपके पास कितना आ रहा है, -2 साइन 6π/4 यानी कि आपके पास फिर से 2 से काटने पर 3π/4 ही आ जाएगा। भाई यही चीज़ आपके सामने आ जाएगी। अगेन यहाँ पर 3π/4 से 3π/4 कट गया, 2x/2 ये सिर्फ साइन x बच जाएगा, ये सिर्फ साइन x आपके सामने बच जाएगा। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, क्या करें, चलो मैच कराते हैं। यहाँ पर की बात करें -2 तो है साइन, इसको हम लिख सकते हैं क्या भाई, पाई माइनस में π/4 लिख सकते हैं और साइन x आ गया। यहाँ पर देखा जाए तो हम देख पा रहे हैं -2 है, साइन पाई माइनस थीटा जो है ये आपका देखो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन ही रहेगा, तो ये साइन π/4 हो जाएगा। और इसका मान कितना होता है, तो इसका मान 1/√2 होता है, हाँ जी होता तो है, यानी कि -2 गुने में 1/√2 और साथ में साइन x है। √2 से 2 कटेगा तो √2 बचेगा, तो आपके सामने दिख रहा है माइनस में √2 साइन x आ रहा है, माइनस में √2 साइन x आपके सामने आ रहा है, जो कि आपके पास यहाँ पर राइट हैंड साइड दिख रहा है, यानी कि आप इसमें RHS लिख दोगे, जो कि आप इसमें RHS लिख दोगे, ये राइट हैंड साइड आपका बिल्कुल क्लियर होता है। इतनी बात कंफर्म, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बिल्कुल ओके है, डन है। हाँ जी भाई बिल्कुल डन होगी बात, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलो भाई ये मुद्दा भी हमारा यहाँ पर बिल्कुल क्लियर होता है। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास जो आने वाला है उसको मैं देख लेता हूँ, कोई बढ़िया वाला प्रश्न। चलो भाई ये वाले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है tan 4x जो है उसे प्रूफ करना है इतने बड़े के अंदर, ये कैसे प्रूफ होगा, तो हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर tan 2 थीटा का फॉर्मूला याद रखना होगा। ये क्या था, तो इसका फॉर्मूला होता है बाई 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। भाई ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जिसका हम यूज़ करेंगे।
जिसका हम यूज़ करने वाले हैं। ओके, अब इसके हल पर जब मैं आता हूँ तो हल के अकॉर्डिंग हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं tan 4x आपको दिया हुआ है, tan 4x है। तो इस tan 4x यानी लेफ्ट हैंड साइड की हम बात कर रहे हैं भाई। tan 4x की बात करते हैं, ये आपका सारा 10 है और ये 2 के साथ 2x हो जाएगा, 10 और 2 के साथ 2x हो जाएगा। इतनी बात कंफर्म। जैसे tan 2 थीटा है ना, वैसे हमने वहाँ पर उस थीटा की जगह पर 2x लिखा हुआ है। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे दिख रहा है भाई 2 tan 2x आ जाएगा और बटे में भाई देखो 2 tan थीटा है ना, तो यहाँ पर थीटा 2x था तो 2x आ गया है। फिर 1 माइनस में tan स्क्वायर 2x हो जाएगा। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैं tan 2x का फॉर्मूला लगाऊंगा वही वाला, तो हम देख पा रहे हैं 2 है और यहाँ पर आपका हो जाएगा भाई 2 tan x हो जाएगा और बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर x हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 tan x के यहाँ पर 2 tan x हो जाएगा और भी 1 माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे नीचे की ओर लेकर चलो तो यहाँ पर देख पा रहा हूँ 1 माइनस में tan 2 की जगह पर फॉर्मूला वही चल रहा है जो कि 2 tan x है और बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर x। इसका होल स्क्वायर आपको देखने को मिल रहा है। ओके, डन है। इसको सॉल्व किया जाए 2 दूनी 4 आ जाएगा, तो ये आपके पास कितना हो रहा है, तो ये हम देख पा रहे हैं ये आपके पास 4 आ गया। 4 tan x आ जाएगा बटे में कितना आ रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर x आ रहा है। फिर पूरे के बटे में जो चल रहा है भाई, पूरे के बटे में चल रहा है ये वाला, यहाँ पर नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये एलसीएम एज एलसीएम लिया जा सकता है, ये इससे गुना होगा। यानी कि मैं एलसीएम लेता हूँ 1 माइनस में tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर और ये वाली चीज़ उठकर इस साइड आएगी, तो ये आ जाएगा भाई 1 माइनस में tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा और उसके बाद माइनस में आपके पास कितना हो जाएगा, तो भाई 2 tan x का होल स्क्वायर आएगा। ये आपके सामने आ रहा है। डन है भाई, कोई दिक्कत नहीं, एकदम ओके है। ठीक, इसके बाद जैसे कि हम देख पा रहे हैं कुछ कट रहा है क्या, तो हाँ कट तो रहा है। ये वाली चीज़ से ये वाली चीज़ कटेगी, बिल्कुल कटेगी। यानी कि मैं इसमें देख सकता हूँ इस वाले से इसके स्क्वायर को हमने काट दिया और ये वाली चीज़ उठकर ऊपर गुना होगी, तो ऊपर गुना होते क्या दिख रहा है, तो भाई 4 tan x दिख रहा है और साथ में 1 माइनस में tan स्क्वायर x दिख रहा है और बटे में नीचे की ओर क्या आएगा, इसको होल स्क्वायर खोलो तो भाई a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 10 की पावर 4x आएगा, माइनस में 2ab यानी 2 tan स्क्वायर x आएगा। ये आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी बात करते हैं तो माइनस में 2 tan x हो जाएगा, ये आपके सामने आ चुका है। इससे भैया आंसर मैच कर रहा है क्या कुछ, तो मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ हाँ मैच तो कर रहा है भाई, बिल्कुल मैच कर रहा है। यहाँ पर से मैं देख पा रहा हूँ भाई 4 tan x है, 1 माइनस में tan स्क्वायर x है, बटे में की बात की जाए तो 1 का 1 आ गया, फिर 2 और 2 2 2 2 4 क्यों है, 6 होना चाहिए था भाई, 2 2 4 क्यों है, 6 होना चाहिए था। तो मैं इसको थोड़ा सा और सही से देखूं, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab आ रहा है। ओके, ये 2 tan स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, ये मैं वही सोचूं कुछ तो गड़बड़ है भाई। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 tan का स्क्वायर आएगा, 4 और 2 मिलकर 6 आ रहा है, माइनस में 6 tan स्क्वायर x आएगा और साथ में प्लस में 10 की पावर 4 है। भाई ये आपके सामने आ गया और आप देख पा रहे हो वही चीज़ इसकी राइट हैंड साइड है, यानी कि ये RHS बिल्कुल कंप्लीट होता है, ये RHS बिल्कुल कंप्लीट होता है। इतनी बात कंफर्म है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बिल्कुल ओके है, डन है। फटाफट से बताइए यस सर, बिल्कुल मामला क्लियर हो चुका है, बिल्कुल मामला क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, बिल्कुल डन डन डन, ओके। चलो भाई, इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं इसी PDF में डाल दूंगा। ठीक है, चलो जी डल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पे मिलेगी, और वो टेलीग्राम ग्रुप कहाँ मिलेगा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भी होगा, जो ऐप का होगा उस ऐप के अकॉर्डिंग आप क्लिक कर डायरेक्ट इसकी PDF वहाँ पर से एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज के सेशन को फिनिश करते हैं, जिसके अंदर हमने बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट को, इस ट्रिग्नोमेट्रिक को कंफर्म फिनिश किया है। और जिसने इस क्लास को शुरू से एंड तक पूरा देखा है उसको भैया मज़ा आ गया होगा, बिल्कुल बढ़िया से आ गया होगा। अब बारी है इन सभी चीज़ों को आपको रिवाइज़ करने की, तो इसको रिवाइज़ ज़रूर करना और अपनी NCERT किताब से सभी क्वेश्चंस को ज़रूर लगाएं, जिससे कि भैया बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, बेहतर
सभी कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि सर मज़ा आ गया, और सेशन को जिसने लाइक नहीं किया है ज़रूर लाइक कर लें। और ऐसी वीडियोस, ये वाले लेक्चर्स, इस तरह के लेक्चर्स आपके रेगुलरली आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, जय हिंद।